तो फर्स्टली इस पॉडकास्ट से शुरू करने से पहले हम लोग को थैंक यू बोलना चाहिए सब्सक्राइबर्स को। हमारे फाइनली 10,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं दोनों चैनल्स पे, जैसे कि हमने कहा था। अब नेक्स्ट मिशन हमारा होना चाहिए कि तीसरे चैनल पे भी, जहाँ पे हम लोग इतना एक्टिव नहीं है अभी, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, वहां पर भी जल्दी से 10,000 करा दो। एज वी हैड प्रोमिस्ड, हम लोगों ने अक्रॉस 3 चैनल्स जो हमारी मेंबरशिप्स थी, हमने कितना 159 से 59 पे कर दिया। काफी डिस्काउंट दे दिया भाई। हाँ, मतलब काफी अफोर्डेबल आई होप हो गया होगा सब लोगों के लिए। जरूर चेकआउट करना मेंबरशिप्स को एंड आगे बढ़ाते रहोगे सब्सक्राइबर्स। नेक्स्ट टाइम हम लोग 25,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तब बातें करेंगे इसकी। आज हम लोग बात क्या करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में, 2015 का जो वर्ल्ड कप है। इन माई ओपिनियन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि लोगों को इतना ज्यादा डिमांड होगा इस टॉपिक का, बट जितना हम लोगों ने गेज करा है कमेंट्स को, काफी लोगों ने अंडररेटेड शाउट दिए इस वर्ल्ड कप के लिए। क्या लगता है क्यों ऐसा है? आई थिंक उसके बाद जैसे वर्ल्ड कप हुए जितने कंट्रोवर्शियल हुए, वेदर इट बी 2019 वर्ल्ड कप, जो कि हम लोग प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट टीम्स थे एंटरिंग दैट टूर्नामेंट, उसके बाद भी हम लोग हार गए। देन वो धोनी का रन आउट हो गया, उसके बाद वो रिटायर हो गए। एंड देन 2023 वर्ल्ड कप तो सबको पता ही है, प्रॉब्ली द बिगेस्ट हार्ट ब्रेक इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री एवर। सो उसके बाद वाले टूर्नामेंट्स को देन 2011 का वर्ल्ड कप में हम लोग जीत ही गए थे, तो वो इतनी अच्छी मेमोरी थी। आई थिंक उसके आसपास के वर्ल्ड कप्स इतने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे थे हमारे लिए, जिसके चक्कर में 2015 वर्ल्ड कप वाज काइंड ऑफ अ ब्लर फॉर मेनी फैंस। बट उसके बाद भी एक प्रॉब्ली ब्लर है, इसलिए क्यूरियोसिटी भी है फैंस के अंदर, हो सकता है कि क्या एग्जैक्टली हुआ था उसके अंदर। हाँ, प्लस उस टाइम पे मतलब जो स्टार्स थे वो ऊपर आ रहे थे धीरे धीरे, तो उनकी कैसी परफॉर्मेंस थी। 2019 वर्ल्ड कप में तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, धवन सब पीक पे थे अपनी, तो एक वो प्रॉब्ली एक वो ब्लर था, इसलिए वो क्यूरियोसिटी भी है फैंस के अंदर। मतलब मैं भी जब इस पॉडकास्ट की रिसर्च कर रहा था तो इतनी सारी मेमोरीज दोबारा आई दिमाग में, जो कि कंप्लीटली वो एक बैक सीट ले चुकी थी। इस वर्ल्ड कप में एज विल डिस्कस, पूरी इंडियन टीम की जर्नी डिस्कस तो करनी ही है कि क्यों हम लोग हारे, क्या हमने गलतियां शायद करी होंगी, क्या सही चीजें कही थी जिनके लिए फालतू में हेट मिलता है। साथ ही साथ यार कई सारे लैंडमार्क चीजें इस वर्ल्ड कप में थी जो कि हमारी जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो खेलने का स्टाइल ही क्यों ना हो, चाहे वो ओडीआई के रूल्स ही क्यों ना हो। कई सारे नए स्टैंडर्ड्स और रिकॉर्ड सेट हुए इस वर्ल्ड कप में, एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडिया इस वर्ल्ड कप को एज डिफेंडिंग चैंपियंस उतर रही थी खेलने के लिए, एंड आई थिंक हम लोग को अपने पहले सेगमेंट की शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, ऑफ कोर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एज वी सेड बिफोर भाई, बढ़ाते रहो सब्सक्राइबर्स जल्दी से, और वीडियो को लाइक कर देना। काफी इन्फॉर्मेटिव, लंबी और एक स्टोरी फॉर्मेट में पूरी वीडियो होने वाली है। तो जो फर्स्ट सेगमेंट है हमारा, उससे शुरू करते हैं, विच वॉज 2 अप्रैल 2011, जब हमने वो इंडिया ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी आफ्टर 27-28 ईयर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है सबके सारे फैंस के दिमाग में। एंड उस टाइम पे हमारे जो लेजेंड्स थे लाइक वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, इन लोगों ने तो परफॉर्मेंस दी ही बहुत अच्छी थी, तो सबको पता है। बट उसके साथ एक जो रिलेटिवली जो यंगर ब्लड था, लाइक MS धोनी, जो कि उस टाइम पे 29-30 थे, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह, जहीर खान, तो चलो तब भी थोड़ी सी एज हो गई थी उनकी, बट इन सब खिलाड़ियों ने भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। सहवाग से बेटर दिया था, सहवाग से बेटर दिया था। या गौतम गंभीर ने 393 रन बनाए थे, एंड ही वाज आवर सेकंड टॉप स्कोरर विद एन एवरेज ऑफ 43। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, फाइनल में उन्होंने रन मारे थे, मेन रोल में नहीं खेल रहे थे, नंबर 3 पे उनको एडजस्ट करना पड़ा था उसके बावजूद। युवराज सिंह, द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, उन्होंने 362 रन बनाए थे 90.5 की एवरेज से, एंड 15 विकेट भी लिए थे, विच वाज द सेकंड मोस्ट फॉर अस। दैट इज एक्चुअली क्रेजी भाई। टूर्नामेंट भी थे वो। जहीर खान टुक द मोस्ट विकेट्स इन दैट वर्ल्ड कप, 21 विकेट्स, एंड हरभजन सिंह की भी मतलब को इन टर्म्स ऑफ नंबर शायद उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस ना देखी है, बट हेयर एंड देयर उनका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा था। काफी क्रूशियल स्टेजेस पे आके उन्होंने डिफेंड किया था टीम को। इनफैक्ट मेन स्पिनर थे टीम के, अश्विन तब हैड नॉट रिजन द रैंक्स। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में अगर हम लोग याद करें तो बीच में उन्हीं के विकेट्स थे। आई थिंक कमरान अकमल को, या फिर कमरान अकमल को ही आउट करा था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, राउंड द विकेट आकर। तो काफी क्रूशियल स्टेजेस पे जो विकेट्स निकले हैं उसमें हरभजन सिंह की छाप आपको दिखेगी कहीं ना कहीं। एंड यही कहने का क्रक्स था इसका कि ये जो जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स है जो कि लेजेंड्स थे, अभी आगे क्या होने वाला है इनके साथ आपको पता है हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमने पॉडकास्ट इसके ऊपर बना रखा है। इनमें से काफी सारे लोग ऐसे थे जो कि काफी हाई परफॉर्मिंग एसेट थे 2011 के वर्ल्ड कप में। प्लस आई थिंक ये जितने भी लोग हैं 29-30 की एज में, प्रॉब्ली एक वो कहते हैं ना, एक चैंपियन टीम वही होती है जिसके प्लेयर्स जैसी वर्ल्ड कप जीतते हैं, द नेक्स्ट डे दे आर थिंकिंग अबाउट कि अब हमें नेक्स्ट वर्ल्ड कप कैसे जीतना है।
काफ़ी इसमें से ऐसे प्लेयर्स होंगे जो कि इन द 29-30s ऐसे सोच रहे होंगे यार अगले वर्ल्ड कप हम 33-34 होंगे मैक्स, आराम से हम लोग अपनी हाई परफॉर्मेंस पे वर्ल्ड कप निकाल सकते हैं। तो वो सपने उन्होंने देखने स्टार्ट कर दिए होंगे, ये टीम एकदम हाई पे थी एज वर्ल्ड चैंपियंस। बट उसके बाद एज वी ऑल नो, हमने काफ़ी पॉडकास्ट में पहले भी डिस्कस करा है, एक बहुत लो पॉइंट आते हैं इन सबके करियर्स में, प्रॉब्ली लोएस्ट पॉइंट ऑफ देयर करियर्स, जब इंडिया इस वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड जाती है, वहाँ पे 4-0 हारती है। उसके बाद साल खत्म होने के एंड में ये लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ पे 4-0 हारते हैं। या एंड एक वो प्रॉब्ली आप कह सकते हो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एकदम रॉक बॉटम हिट कर दिया था इस टीम ने। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करते लोग इतना गंदा परफॉर्म करेंगे। एंड सो कुछ डिसीजंस लेने पड़े थे, जो कि अगले साल 2012 की स्टार्टिंग में एक कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज होनी थी, विच वॉज अ ट्राई सीरीज बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका। वहाँ पे लिए जाते हैं जब सीरीज से पहले MS धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कहते हैं कि हम लोग एक रोटेशन पॉलिसी चालू करने वाले हैं। एंड उस रोटेशन पॉलिसी में जो टॉप 3 बैट्समैन थे, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर, इनके बीच में होगी। एंड हर ऑल्टरनेट मैच में इनमें से कोई एक बैठेगा। दिस केम एज अ वेरी बिग सरप्राइज टू ऑल द फैंस, क्योंकि किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था कि अभी तो हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं, एक साल भी नहीं हुआ अभी, और अब एकदम से इन 3 में से कोई एक करके बैठेगा, इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर। देखो, मैं सचिन तेंदुलकर का फिर भी समझ सकता हूँ, डिस्पाइट बीइंग सच अ बिग एडमायरर। आई अंडरस्टैंड कि परहैप्स वो 15 वर्ल्ड कप तक पुश नहीं कर पाते, तो यंगस्टर्स को धीरे धीरे स्लॉट इन करना था। और जो ये ट्राई सीरीज थी, एज पर धोनी उस टाइम पे वो चाहते थे कि जो यंगस्टर्स हैं उनको ऑलरेडी एक टेस्ट मिल जाए। ऑल्दो ये बात भी डिबेटेबल है, और अभी जैसे हम लोग ज़्यादा रिसर्च करेंगे पॉडकास्ट पे और ज़्यादा बातें करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 15 के वर्ल्ड कप से पहले काफ़ी टाइम उन्होंने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में स्पेंड करा था। हाँ। तो क्या उनको 2-3 साल पहले भी एक ट्राई सीरीज में जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट एक्सपीरियंस देने की ज़रूरत थी इतनी ज़्यादा? ऐसा कहीं ना कहीं आप इन हाइंडसाइट देखोगे। हमने एक पॉडकास्ट भी बनाया था इसके ऊपर, जब हमने स्पेसिफिकली इस टॉपिक की बात की थी 2 घंटे, कि कैसे धोनी की कप्तानी में धीरे धीरे करके ये सारे 11 वर्ल्ड कप के लेजेंड्स थे 2011 वर्ल्ड कप के, उनको हटाया गया। एंड आई कैन नॉट हेल्प बट बिलीव स्टिल कि मेन इशू यही रहेगा काफ़ी सारे फैंस के दिलों में, कि ऐसा लगता था उस टाइम पर, अब कितना सच्चे कि नहीं किसी को नहीं पता, बट एज अ फैन ये फीलिंग ज़रूर आती थी कि शायद प्री प्लान्ड है ये सब, कि आपने सोच रखा है कि आपको नहीं बनाना इनको 2015 वर्ल्ड कप का हिस्सा, एंड इसीलिए आप ऑलरेडी फ्यूचर की तरफ देख रहे हो, जो कि एक तरीके से अच्छी बात भी है। कि जैसे वो पिक्चर में भी महेंद्र सिंह धोनी के दिखाया था ना कि अब सिर्फ 3 साल बचे हैं, में कहते हैं तो सिर्फ 3 साल बचे हुए हैं। बट उस टाइम पे जो टीम थी वो परहैप्स दी ग्रेटेस्ट टीम ऑफ ऑल टाइम ऑन पेपर है इंडिया की, जब 2011 वर्ल्ड कप में उतरे थे। यहाँ जो मेन डिस्कशन पॉइंट होगा वो यही होगा कि आपने इस सारे लेजेंड्स को कैसे धीरे धीरे करके हटाया टीम से, एंड क्या वो जायज़ था कि नहीं था। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस टाइम पे अगर आप सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की बात करोगे तो आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड योर डिसीजन। करेक्ट। बट जहाँ पे वो गौतम गंभीर भी अंदर आ जाते हैं और उनको भी बेंच करा जाता है सीरीज के अंदर, ही वॉज 29 आई गेस उस टाइम पे। अगर आप उनको बेंच कर रहे हो विद द पॉइंट ऑफ व्यू कि नहीं यार हमें आगे जाते हैं वर्ल्ड कप में, अब सिर्फ 3 साल बचे हैं, ही वुड हैव बीन 32 मैक्स 33। एंड मेन रीजन क्या दिया गया था उस टाइम पे धोनी के द्वारा कि फील्डिंग स्लो है एंड ग्राउंड बड़े ग्राउंड होंगे, फील्डिंग थोड़ी स्लो होगी। एंड इसके चक्कर में ये जो स्टेटमेंट था उनका, इसने काफ़ी सारे प्लेयर्स को, वही हमारे सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और गौतम, इन तीनों को काफ़ी ऑफेंड भी करा था। काफ़ी ऐसी न्यूज़ आई थी कि सचिन तेंदुलकर बिल्कुल खुश नहीं थे उनके इस डिसीजन से, स्पेसिफिकली कि आपको खुल के आके ऐसे लेजेंड्स के बारे में बोलना नहीं चाहिए था, विच इज़ टोटली फेयर। हाँ, मतलब कभी कैप्टन होके ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकते। और धोनी कभी ये सब करते भी नहीं है, हमेशा वो अंदर की बात ड्रेसिंग रूम में ही रखते हैं। सो दैट इज व्हाई इट वाज वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम कि उन्होंने ऐसा क्या बोला हो। अगर हम लोग सहवाग की उस टाइम की भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो वो कहते हैं कि उनको कभी ड्रेसिंग रूम में ये चीज़ बताई नहीं गई धोनी के द्वारा कि आप स्लो फील्डर, आपको इसलिए टीम में नहीं रख रहे। सहवाग कहते हैं मुझे तो बस ये बोला गया था कि हमें यंगस्टर्स को चांस देना, क्योंकि 15 का वर्ल्ड कप यहाँ पे होने वाला है। तो उसने कहा कि हाँ मुझे ठीक लगा, बिल्कुल बात भी, मैं तैयार था इसके लिए, बट मुझे ये नहीं बोला गया कि स्लो फील्डिंग का इशू है। तो कम्युनिकेशन बैरियर क्लियरली था। एंड अगर सहवाग, जो कि बाय द वे शायद लोग भूल रहे होंगे, बट उसी ट्राई सीरीज में उन्होंने कप्तानी भी करी थी। धोनी को कुछ मैचेस का बैन मिल गया था बिकॉज ऑफ स्लो ओवर रेट। तो जो बंदा आपके नेक्स्ट टू एयर है वहाँ पे अभी,
अगर वो भी ऐसे कॉन्ट्रडिक्टिंग मैसेजेस भेज रहा है तो क्लियरली या तो धोनी कम्युनिकेट नहीं कर रहा है या तो मैनेजमेंट कम्युनिकेट नहीं कर रही है। रिगार्डलेस माहौल खराब हो रहा है टीम का। इवन गौतम गंभीर के साथ एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब एक मैच धोनी ने अल्टीमेटली जिता दिया था, बट काफी लेट ले जाके जिताया था। उसमें गौतम गंभीर ने कहा था कि ही वुड हैव प्रेफर्ड अगर मैच थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता, एंड देन धोनी ने पलट के आके, ये सब मीडिया में हो रहा था, अंदर में बात नहीं हो रही थी। मीडिया में आके ऐसे करके कहा था कि इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हमारे टॉप आउट जो है वो देर तक टिके और मैचेस फिनिश करके वापस और ये कोई कहानियां नहीं है, ये एक्चुअली में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो इन लोगों ने पब्लिकली कहा है। या तो थोड़ा सा वियर्ड था। ये वो सीरीज थी जहाँ पे आपको क्लियरली डिफरेंसेस दिख रहे थे टीम के अंदर, एंड एट द सेम टाइम एक जो यंग ब्लड था जो कि आगे चल के द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ आवर जनरेशन बना, विराट कोहली, वहाँ पे हमें उनकी राइज देखने को मिलती है। एक इनिंग्स आती है अगेंस्ट श्रीलंका इन होबार्ट, जो कि काफ़ी सारे लोगों के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए एक वो डिफाइनिंग सीरीज, डिफाइनिंग मैच था, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को एक बिग स्टेज पे अनाउंस करा। तो वहाँ पे आप साइड बाय साइड देख रहे हो कि चलो गौतम गंभीर जा रहे हैं, बट देन विराट कोहली जिनकी प्रेफर्ड पोजीशन एट वन डाउन है, वो भी धीरे धीरे उठ रहे हैं और एक अलग स्पीड से उठ रहे हैं। ऑल्दो इन सेइंग दैट मैं ये भी कहूंगा कि गौतम गंभीर एक डायरेक्ट कंटेंशन में नहीं थे विराट कोहली के लिए, क्योंकि वो ओपनिंग में शिफ्ट हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर और सहवाग दोनों जाने वाले थे, एंड उस टाइम पे रोहित शर्मा का दी ओपनर वाला फिनोमेना आया नहीं था, वो अगले साल आना था। तो गौतम गंभीर वाज नॉट फाइटिंग फॉर द सेम प्लेस विद विराट कोहली, वो दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते थे टीम में। एंड आई थिंक इसलिए वो टीम थोड़े टाइम तक वैसे ही कोएग्जिस्ट करी भी। अल्टीमेटली एकदम से उन्होंने सारे प्लेयर्स को हटाया नहीं, क्योंकि उसी साल इन सितंबर T20 वर्ल्ड कप होना था, एंड वहाँ पे हमारे जो मेन 4 खिलाड़ी हमने डिस्कस करे, गौतम गंभीर, युवराज सिंह, जहीर खान एंड भज्जी, इन चारों को सेलेक्ट करा जाता है उस वर्ल्ड कप के लिए, एंड वहाँ पे इंडिया की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती। मैं डिसएग्री करता हूँ इस बात से, ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं रही थी, मुझे अभी भी याद है ये वर्ल्ड कप बहुत ही ज़्यादा अनलकी था। मतलब सुपर 8 में बाहर हो जाना है, कैसे हार रहे हो, देखो कैसे सिर्फ एक मैच हारे थे ऑस्ट्रेलिया से, तो मतलब इसमें उसकी क्या बात है भाई। पूरे वर्ल्ड कप में आप अच्छा खेल रहे थे, अब एक मैच में, मुझे इनफैक्ट पता स्पेसिफिकली चीज़ याद है कि कपिल देव ने उस टाइम पे आई थिंक आज तक पे बोला था या किस पे बोला था, आई कुड बी रॉन्ग, न्यूज़ चैनल का मुझे नाम याद नहीं है, पर उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बोली थी कि मैं आज के दिन ना टीम को कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जेन्युइनली बिलीव कि बहुत ज़्यादा अनलकी थे। सिर्फ एक बुरा दिन था आपका ग्रुप स्टेज में, वो भी यूजुअली हम लोग एक बुरा दिन एसोसिएट करते हैं नॉकआउट मैचेस से, आप एक बुरा दिन था, बट फॉर्मेट उस टाइम पे कुछ ऐसा था कि आप एक मैच बुरी तरीके से अगर हार गए तो फिर आप कवर अप ही नहीं कर पाओगे। मतलब बहुत ज़्यादा यू कुड से कि लक बेस्ड फॉर्मेट था कि आपने सुपर 8 में, क्योंकि अगर आपने बना दिया ग्रुप तो आप बेसिकली नंबर ऑफ नॉकआउट मैचेस कम कर रहे हो, तो नॉकआउट का फ्लेवर रखने के लिए भी, ताकि वो देखने में लगे ग्रुप स्टेज है लेकिन है नॉकआउट वाला फ्लेवर ही। कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि आप एक भी मैच बुरी तरीके से हार जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कि आप बाहर ही हो जाओगे सीधा। तो इंडिया सिर्फ एक मैच में परफॉर्म नहीं करी थी, जिसमें मतलब बहुत बुरी तरीके से हार गए थे, उसके चलते आप बाहर हो गए। और फिर साउथ अफ्रीका वाला मैच भी जो अल्टीमेटली हारे थे ये लोग, उसमें भी कुछ ऐसा था कि ये लोग बेसिकली पहले बैटिंग करके डिफेंड कर रहे थे टारगेट को, एंड कुछ ऐसा था कि सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स में आपको साउथ अफ्रीका को रोकना है, वो नहीं हो पाया था, ऑल्दो मैच जीत गए थे फिर भी। अच्छा, ओके। वो फोटो तो फेमस है जब विराट कोहली रो रहा था उसमें बैठ के, तो 24-25 साल का होगा उस टाइम पे, 23-24 साल का होगा, बट वही था कि उसमें जहीर खान ही बॉलिंग कर रहा था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था ये वर्ल्ड कप। हैविंग सेड दैट, जो हमने लेजेंड्स की बात करी, इनकी खुद की परफॉर्मेंसेस ओवर दिस वर्ल्ड कप वाज नॉट दैट इम्प्रेसिव। ये सही पॉइंट है। युवराज सिंह हमारे सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे विद 8 विकेट्स इन 5 मैचेस, बट उनके बल्ले से रन नहीं आए थे। 5 मैच में 66 रन आए थे सिर्फ। और जो बाकी लेजेंड्स हमने बात करी, जहीर खान, हरभजन सिंह, गौतम गंभीर, इनकी भी परफॉर्मेंसेज वाज नॉट अप टू दैट लेवल जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 साल पहले आपने वर्ल्ड कप में दी थी। तो यहाँ से हमारे जो लेजेंड्स थे इनके थोड़े डिक्लाइनिंग साइन स्टार्ट हो गए थे, एंड नेचुरली ऐसा था कि कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा आगे चल के। हैविंग सेड दैट, ये साल खत्म होता है, अगर साल के एंड में पाकिस्तान वाली सीरीज आती है जहाँ पे फिर वीरेंद्र सहवाग को बाहर करा जाता है, गौतम गंभीर को बाहर करा जाता है, एंड रोहित शर्मा वाला डिसीजन लिया जाता है जहाँ पे उन्हें ओपनिंग कराई जाती है और वो पहले मैच में आती है 80-80 रन मार देते हैं। सचिन तेंदुलकर का रिटायरमेंट वो तो होना ही था, इनएविटेबल। एंड रोहित शर्मा जब ओपनिंग करते हैं और जब करना शुरू करते हैं तो इस तरीके से टेक ऑफ करता है उनका करियर कि इसके बाद कभी दोबारा पलट के देखा ही नहीं जाता सहवाग और गंभीर के ऊपर। बात ये भी थी कि अभी कुछ ही महीनों में चैंपियंस ट्रॉफी भी आने वाली थी, एंड एक रिस्क होता है कि आप एक आईसीसी इवेंट से पहले एकदम ही नई टीम खिलाना चाहोगे क्या, जो कि हम लोग काइंड ऑफ 2015 वर्ल्ड कप से भी एसोसिएट करेंगे अभी,
बट आई थिंक यहाँ से फिर सीधा नेक्स्ट सेगमेंट पे ही चलते हैं. एंड आई थिंक वही कंट्रोवर्शियल बिफोर मूविंग दैट सेगमेंट, आई थिंक कंट्रोवर्शियल इसलिए था क्योंकि शिखर वर्धन अभी तक एक मेन स्टे बने नहीं थे टीम के अंदर. जनवरी के एंड आते तक वो पाकिस्तान सीरीज खत्म हुई थी एंड वहाँ पे गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ओपनर्स थे उस टाइम पे. सो रोहित शर्मा को तो आप ले आए बट शिखर धवन एग्जैक्टली वो मेन स्टे बने नहीं थे उस टाइम पे टीम के अंदर. दैट इज व्हाई इट वाज क्वाइट कंट्रोवर्शियल. एंड इन द सेम ब्रेथ आप देखोगे कि कई बार 2012 के एंड आते आते तक कितने सारे इसमें से लेजेंड्स हैं जो कि ऑलरेडी अपना लास्ट वाइट बॉल क्रिकेट का मैच खेल चुके हैं और उनको पता भी नहीं कि वो खेल चुके हैं लास्ट मैच अपना. हाँ. सबसे सैड पार्ट वही है कि शायद अगर धोनी सही होंगे भी अपने डिसीजन में, विच इज वेरी सब्जेक्टिव वंस अगेन, हाँ. बट स्टिल वो जो लोग जिन लोगों की बलि चढ़ी है वो बेटर फेयरवेल डिजर्व करते थे आई वुड से. मतलब आप अगर वर्ल्ड कप जिता रहे हो अपनी कंट्री को और जिस तरीके से जिता रहे हो और जिस कैलिबर के प्लेयर हो, ऐसा नहीं कि आप एक फिल इन प्लेयर थे स्क्वाड के, एटलीस्ट एक मोर रिस्पेक्टफुल फेयरवेल तो जरूर सबको मिलना चाहिए. डेफिनेटली. बट यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव ऑन करते हैं जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी की एंड देयर पाथ लीडिंग अप टू दैट वर्ल्ड कप. बेसिकली जो ये यूथ का टेक ओवर हुआ एकदम से टीम में, उसकी बातें करनी है. चैंपियंस ट्रॉफी एज यू योरसेल्फ सेड, इतने सारे प्लेयर्स हमने लेजेंड्स निकाल दिए तो टीम वाज डेफिनेटली गोइंग टू बी फिल्ड विद यंगस्टर्स. अभी भी आप उन प्लेयर्स के जो कि अब जाके लेजेंड्स बनकर उनके इंटरव्यूज देखोगे तो सब लोग यही कहेंगे इतनी यंग टीम थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, हम लोग गए मजे करने के लिए थे टूर्नामेंट पे एंड अल्टीमेटली हम लोग फील्डिंग करते करते इतनी अच्छी फील्डिंग करी थी हम लोगों ने कि हम लोग अल्टीमेटली टूर्नामेंट जीत गए थे. एंड आई थिंक धोनी का एक ये बहुत बड़ा कल्चरल रेवोल्यूशन आप कह लो. इट वाज अ वेरी बोल्ड डिसीजन. नहीं, एंड इंडियन टीम में कल्चरल रेवोल्यूशन ये कि आपको फील्डिंग और फिटनेस पे बहुत ध्यान देना है. या जैसे विराट कोहली के लिए ये कहते हैं कि फिटनेस का ट्रांसफॉर्मेशन वो लेके आए हैं. आई डिसएग्री. विराट कोहली उस चीज को नेक्स्ट लेवल पे लेकर गए हैं. वो जो सीड्स जो कि सो करे गए थे, आई थिंक वो धोनी की कप्तानी में करे गए थे. इनफैक्ट विराट कोहली का भी जो ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हुआ है वो धोनी की कप्तानी में ही था. विराट कोहली ने उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए वेट लिफ्टिंग जैसी चीज़ों के साथ लाते थे. उससे पहले मुझे स्पेसिफिकली याद है कि लोग इनकरेज नहीं करते थे वेट लिफ्टिंग आपको. मोर स्पेसिफिकली ओलंपिक लिफ्ट्स जो होते हैं, चेन स्नैचेस, ये सब जितने भी होते हैं, ये यूजुअली प्रमोट नहीं करे जाते थे. एंड विराट कोहली के एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि जब वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने ऊपर ये रिस्क लेता हूँ, ये चीज़ें ट्राई करता हूँ, एंड इफ दे वर्क फॉर मी तो फिर मैं टीम को रिकमेंड करूंगा कि आप भी ट्राई करके देख लो. एक वो एक्सपेरिमेंटल पीस था जो कि इतना अच्छे तरीके से वर्क करा कि उसके बाद सारी इंडियन टीम का फिटनेस स्टैंडर्ड अलग लेवल पे पहुंच गया. इन सेइंग दैट इसका एक फ्लिप साइड भी था. एग्जैक्टली. सहवाग जैसे लोग आज तक कहते हैं कि हर बॉडी टाइप से इवन अश्विन ने भी कहा. तो आप जो लिफ्ट्स विराट कोहली से करवा रहे हो, क्या ट्रेनर को वो सेम लिफ्ट्स मेरे से भी करानी चाहिए या मेरे बॉडी टाइप के किसी से करानी चाहिए? तो थोड़े ड्रॉबैक्स भी थे, बट डेफिनेटली हम ये कंक्लूड तो कर सकते हैं कि ओवरऑल फिटनेस जो लेवल था वो बहुत ऊपर गया इसके बाद से. एंड धोनी का ये बोल्ड डिसीजन अल्टीमेटली हमारे बहुत फायदे में आता है क्योंकि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी उठाती तो है ही, बट यहाँ पे धवन और रोहित की जो पार्टनरशिप थी, जो डुओ था ओपनिंग पेयर, वो इतना तगड़ा क्लिक करता है. विराट कोहली एज द यंग लीडर इतने ज़्यादा क्लिक करते हैं. हरभजन सिंह को हटाया गया था, उनकी जगह पे अश्विन जडेजा आते हैं, वो इतना अच्छा क्लिक करते हैं. ईशांत शर्मा एज अ फास्ट बॉलर इतना अच्छा क्लिक करते हैं. धवन टॉप स्कोरर थे विद 363 रन्स, मिस्टर आईसीसी बन जाते हैं. ऑब्वियसली बनना ही था उनको. जो 5 टॉप स्कोरर्स थे पूरे वर्ल्ड कप के, पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के, उसमें से 3 हमारे ही प्लेयर थे, रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली. वो टॉप 3 का जो पूरा अल्टीमेटली हम 2019 तक खींच के लेके गए थे कि हम टॉप 3 हैं, हम अपने बेसिस पे पूरा मैच जिता देंगे, वो अभी से स्टार्ट हो गया था. मतलब बून और बेन दोनों था वो, या कह सकते हो. आगे जाके लोगों को पता नहीं था कि इसका एक ड्रॉबैक भी होने वाला है. या उस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट जडेजा ने लिए थे, 12 विकेट लिए थे. ईशांत शर्मा के 3rd मोस्ट विकेट्स थे 10, एंड अश्विन के जॉइंट 4th मोस्ट थे विद 8 विकेट्स. इतनी अच्छी टीम बिना लेजेंड्स के आपने चैंपियंस ट्रॉफी एक आईसीसी टूर्नामेंट जीत लिया. अभी तक हमने कैसे बात करी कि टीम का फॉर्म थोड़ा गंदा हो गया था, उसके बाद लेजेंड्स को हटाया जा रहा था 2011 वर्ल्ड कप के बाद से. उसके बाद भी जो नेक्स्ट आईसीसी टूर्नामेंट होता है, दैट टू इन इंग्लैंड, घर पे नहीं था आपके, वो भी आप अल्टीमेटली उठाते हो. आई थिंक ये धोनी की सबसे अंडररेटेड अचीवमेंट है. हाँ, प्रॉब्ली. मतलब ऑफ कोर्स आप वर्ल्ड कप से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप होता है, बट आप जिस लेवल ऑफ टीम को लेकर गए थे एक टूर्नामेंट में, घर से बाहर आप जीत के आ रहे हो. एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज में, धोनी का पर्सनली भी डिफिकल्ट फेज था. पिछला साल पूरा बहुत नेचुरली सवाल उठेंगे कप्तानी के ऊपर. हाँ, बट आप वहाँ से अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, अगेंस्ट ऑल दी आर्गुमेंट्स, सारे लोगों को बाहर बैठा के एक यंग टीम को लेके गए हो
और अगर आप उनसे ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत जा रहे हो, हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कैंपेन्स इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। फेयर। ट्रॉफीज हम लोग जीते ही कितने, गिनती के हाथ पे गिन लोगे, उंगलियों पे गिन लोगे। या उसमें से ये ट्रॉफी एक ऐसी है जो कि ऑफकोर्स वो वर्ल्ड कप वाला टैग नहीं है, बट अगर आप वैसे सोचो एज एन आईसीसी इवेंट, अब ये हटा दो कि ये चैंपियंस ट्रॉफी फिर वर्ल्ड कप है, तो बहुत ही अंडररेटेड कैंपेन है एक्चुअली। या बट 2013 और भी रीजंस की वजह से एक लैंडमार्क ईयर था, क्योंकि जो बाकी के कुछ प्लेयर्स बचे थे, गौतम गंभीर, युवराज सिंह जैसे प्लेयर्स अपना लास्ट वाइट बॉल गेम खेल चुके, वाइट बॉल नहीं ओडीआई गेम खेल चुके थे, जो कि अब वो सही है गलत है हम लोग आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। आगे जाके खेला है, मतलब 17 में जाके खेले थे ना वो, बहुत 4-5 साल का गैप हो गया था उसके बाद। या एंड जहीर खान जैसे प्लेयर्स भी अपना मैच खेल चुके थे, बट उनको पता नहीं था कि वो अपना लास्ट मैच खेल चुके हैं, उसको भी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। देन कम्स 2014 एंड वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप आता है, जहाँ पे युवराज सिंह को पिक करा जाता है, एंड दिस वुड नॉट बी अ गुड मेमोरी फॉर हिम राइट नाउ। इसके पीछे की भी स्टोरी है। तो क्या हुआ था कि युवराज सिंह का जब से कैंसर से कमबैक हुआ था, देखो ये तो अब मैंने जब और रिसर्च करी पिछले महीनों में, तो मैंने भी देखा कई सारे इंटरव्यूज में युवराज सिंह खुद ही कहते हैं कि मेरी बॉडी मुझे सेम फील नहीं हो वैसी नहीं हो रही थी। हाँ। जब मैं कैंसर से वापस आया था, तो ऑल्दो आई वाज फिट टू प्ले, बट वो एक अंदर से जो आपकी बॉडी की एनर्जी स्टैमिना होता है वो सेम तरीके से फील नहीं हो रहा होगा। वेरी सैड टू सी फर्स्टली कि ऐसा हुआ एंड कैंसर ने इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा उनकी बॉडी पे। बट मुझे याद है उस टाइम पे क्या बन चुका था, जैसे ये अगर ये आज के टाइम पे होता ना तो मीम कल्चर में बहुत फेमस होता। युवराज सिंह का मतलब आप लेजिट ये कह सकते हो कि ऐसा होता था, 3-4 महीने खेला, फिर उनको ड्रॉप कर दिया गया, फिर उन्होंने कुछ कमबैक करा, फिर दोबारा खेले 3-4 महीने, फिर ड्रॉप कर दिया गया। एक एग्जैजरेटेड एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट जिस समझना इस बात की, हमेशा वो बंदा जब भी कमबैक करेगा अपने कमबैक मैच में मैन ऑफ द मैच वाली अवार्ड लेके जाएगा। इस टाइम पे क्या हुआ था कि युवराज सिंह आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कैंसर उनका वेट काफ़ी हो गया था एंड सांस बहुत जल्दी चढ़ जाती थी। विराट कोहली ने भी कहा था एक बार ये चीज़। वो और जहीर खान डिसाइड करते कि हम फ्रांस जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। इतनी ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग होती है, युवराज सिंह जब वहाँ से वापस आए थे, ही वॉज लुकिंग लाइक अ टोटली डिफरेंट पर्सन। ओके, मतलब जो अर्ली 2000 से युवराज सिंह थे, जो उनका फिजिक था, एग्जैक्टली वही वो वापस लेके आए थे। काफ़ी पतले हो चुके थे, काफ़ी फिट लग रहे थे। उसी के चलते उन्हें कमबैक होता है। आई थिंक ये कमबैक मैच उनका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुआ था T20 में, जब उन्होंने 75 कुछ मारे थे 30-35 बॉलों में। उसमें कुछ ऐसा था कि उन्होंने छक्के मारे थे और बहुत ही वो होता ना टीज करते हुए कि फील्डर बाउंड्री पे खड़ा हुआ जस्ट हाथ के ऊपर से जा रही है, 4-5 छक्के ऐसे मारे थे। इतने कई सारे इवेंट्स ऐसे हुए थे युवराज सिंह के करियर में। इनफैक्ट 15 वर्ल्ड कप तक हमें बात करनी है, बट उसके बाद भी ऐसा कई बार हुआ है कि वो अपने कमबैक मैचेस में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे एंड उसकी वजह से उनका वो नैरेटिव एकदम चेंज हो जाएगा। कुछ सालों तक वो कुछ महीनों तक खेलेंगे एंड फिर वो दोबारा इट वुड बी बैक टू स्क्वायर वन, पूरा नैरेटिव जो होगा। आई थिंक इस बार तो कुछ महीने की भी जरूरत नहीं थी, इसी टूर्नामेंट में ही नैरेटिव एकदम स्टार्ट हाई पे हुआ, उसके बाद एकदम ही लो हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया फाइनल तक पहुंचती है एंड फाइनल में युवराज सिंह की जो इनिंग्स होती है, इट इज़ प्रॉब्ली द वर्स्ट इनिंग्स ऑफ हिज करियर। वो खुद भी कहते हैं एंड मतलब उन्होंने खुद भी बोला था 21 बॉलों में 11 रन बनाए थे उन्होंने, फाइनल था। या एंड उन्होंने खुद भी बोला है कि उस टाइम पे उन्हें ऐसा लगा था कि मैं आउट भी नहीं हो पा रहा भाई, चाहूं भी तो आउट नहीं हो पा रहा। वो दैट इज द वर्स्ट थिंग फॉर अ बैटर। कई लोग सोचते हैं कि एक बैट्समैन के लिए वर्स्ट थिंग क्या है कि आप जल्दी आउट हो जाओ। सबसे गलत चीज़ होती है जब आपकी टीम को आपकी ज़रूरत है तेज खेलने की और आप ना तेज खेल पा रहे हो ना आप चाह के आउट हो पा रहे हो, वो दैट इज द वर्स्ट फीलिंग एवर। ये काइंड ऑफ सेम फीलिंग मैंने देखी थी रॉबिन थप्पा के लिए जब उनका लास्ट सीजन था KKR से, मुंबई के अगेंस्ट एक मैच था, तब उनके साथ ऐसा हुआ था। आई थिंक उन्होंने भी इंटरव्यू में बोला था कि सेम चीज़ हुई थी। बट ये फीलिंग सबसे गंदी होती है। इनफैक्ट लीडिंग अप टू दिस वर्ल्ड कप, इस पूरे वर्ल्ड कप में विराट कोहली का तो काफ़ी नाम था। आई थिंक ये पहला वर्ल्ड कप था जिसमें विराट कोहली ऑफिशियली द मेन मैन ऑफ इंडिया बन प्लेयर टूर्नामेंट था भाई, पूरे टूर्नामेंट का 12 में फिर भी था कि वो ट्रांजिशन चल रहा है। अभी यंगस्टर्स आए हैं बट लेजेंड्स अभी भी खेल रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में तो मतलब विराट कोहली ने अनाउंस कर दिया था, जो हम लोग एसोसिएट करते हैं ना T20 वर्ल्ड कप का, मिस्टर T20 वर्ल्ड कप अगर हम कहना चाहें तो वो इस वर्ल्ड कप से शुरू हुआ। इवन फाइनल में भी उन्होंने 70 रन मारे थे, अच्छी खासी उनकी आई थी इनिंग्स। बेस्ट इनिंग थी आई वुड से वो जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थी सेमीफाइनल में, डेव सिंह की पिटाई करी थी। वही मैच पूरा फिनिश करके आए थे धोनी के साथ।
तो बट हाँ मतलब ये पूरा टूर्नामेंट स्टडेड था ऐसी इनिंग से विराट कोहली के। इवन युवराज सिंह का कंटिन्यूइंग दैट में अगर मैं बोलूं कि उनके पूरे टूर्नामेंट में कैसे स्टार्ट से, इट इज जेन्युइनली शॉकिंग। 6 मैच में उनके 100 रन आए थे एंड 98 की स्ट्राइक रेट थी। हाँ T20 वर्ल्ड कप में पूरे टूर्नामेंट में आपकी 98 की स्ट्राइक रेट थी, 100 से कम। दैट इज जेन्युइनली शॉकिंग फॉर अ गाय लाइक युवराज सिंह, जो कि ही इज नोन फॉर हिज पावर हिटिंग। एज यू सेड, विराट कोहली का तो ऑब्वियसली प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बनते हैं विद 319 रन्स, बट उसके अलावा रोहित शर्मा का एक अंडररेटेड कैंपेन जाता है, उन्होंने भी 200 रन मारे थे। अश्विन थोड़े एक उसमें अंडररेटेड चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने इंडिया की तरफ से मोस्ट विकेट्स लिए थे। अश्विन का तो सबको याद होगा, अगर जिन्होंने वर्ल्ड कप ही नहीं भी देखा, हाशिम आमला को बॉल ऑफ द सेंचुरी डाली थी उन्होंने, T20 बॉल ऑफ द सेंचुरी। कैरम बॉल फेंकी थी अराउंड द विकेट्स आकर, वे पिचिंग वे आउटसाइड लेग स्टंप, वहां से कट इन करती है। हाशिम आमला सोच रहे वाइड जगह खड़े रह गए, पीछे से डंडा लेके चली गई। एंड अश्विन आई थिंक यहाँ तक एक काफी एस्टैब्लिश बॉलर बन चुके थे। T20 स्पेशलिस्ट थे। हाँ, मतलब मैं इनके स्टैट्स बता भी आपको इसलिए रहा हूँ क्योंकि जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट की हरभजन सिंह और ये एकदम सेम पोजीशन के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि जडेजा तो एक प्रॉपर ऑलराउंडर वाले की तरफ से आए थे। बट यहाँ पे अश्विन इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हरभजन सिंह टू गेट बैक इनटू द टीम। वो काफी डिफिकल्ट हो गया था। जडेजा एक्चुअली में 15 वर्ल्ड कप में किसी जगह पे खेलने वाले सुन के आप शॉक हो जाओगे। या ये काफी ज्यादा शॉकिंग हुआ। बट इंडिया वो फाइनल हारती है, काफी हार्ट ब्रेकिंग लॉस होता है। बट यहाँ से हमें एक और चीज देखने को मिलता है जो हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलेंगे, विच वॉज द इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एंड वही उसके बाद जैसे हम लोग लीड अप करते हैं वर्ल्ड कप में जाते हुए। अब ये ऑस्ट्रेलिया का टूर इतना ज़्यादा स्पेशल और इतना ज़्यादा यूनिक इसलिए था क्योंकि दिसंबर में इंडिया गई थी एंड देन वापस उन्हें डायरेक्टली वर्ल्ड कप खेलने के बाद आना था। एग्जैक्टली। दिसंबर में आप जा चुके हो, फरवरी से वर्ल्ड कप स्टार्ट है। पहले आपको BGT खेलनी है, उसके बाद जनवरी में आपको ट्राई सीरीज होगी विद इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 15-20 दिन का गैप मिलेगा, देन वर्ल्ड कप स्टार्ट है। वो फरवरी में स्टार्ट होगा, मार्च तक चलेगा, मार्च में जाके आप वापस आओ। बोली सब वही मन गई थी। तो इतने टाइम तक ऑलमोस्ट फॉर अ क्वार्टर ऑफ द ईयर पूरी इंडियन टीम जो है वो अपने फैमिली से दूर थी। बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके थ्रू। बट पहले BGT होती है एंड इंडिया वो सीरीज 2-0 हारती है। बट ये इसलिए फेमस नहीं है कि इंडिया 2-0 सीरीज हार गई थी। इट वॉज बिकॉज विराट कोहली की पहली बात तो हमें कप्तानी को देखने को मिलती है, उनका एक रिसर्जेंस देखने को मिलता है, मोर इम्पोर्टेंटली जहाँ पे वो स्टीव स्मिथ के साथ लड़ रहे होते हैं फॉर द टॉप स्कोरर पोजीशन। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इससे पहले इंग्लैंड हम लोग गए थे, वहां पे पिट बहुत गंदा हारे थे। जबकि हमने स्टार्ट अच्छा करा था। पहला टेस्ट मैच आई थिंक पहला था, जीत गए थे, पहला जीत गए थे, लॉर्ड्स वाला जीत गए थे, रहाणे ने 100 मारी थी। एंड मेन इशू तब ये आया था कि यानी बहुत वैलिड भी, तुम अगर आज के सिचुएशन से कंपेयर करो, रोहित शर्मा भी 3-0 हारे न्यूजीलैंड में। अभी टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया की 1-1 चल रही है। जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज होगा या फिर आज से 1 साल बाद जब कोई पॉडकास्ट दिखेगा पलट के, तो रिजल्ट सबको पता चल गया होगा। अगर ये मैचेस हम लोग आगे वाले हार भी जाएं, बचे हुए मान लो हम लोग 4-1 इस सीरीज को हार जाएं, तो टोटल हम फिर भी 8 में से 7 टेस्ट मैच हारे हुए हैं। धोनी उस टाइम पे, यानी ये देखो एक सेकंड के लिए नाम हटा देना, ये हम लोग लॉजिकली एज फैन सोचते हैं। आप 8-0 हारे हो, 4-0 इन ऑस्ट्रेलिया, 4-0 इन इंग्लैंड 2011 और 12 के सीजन में। फिर आप घर पे हारे हो 2-1 इंग्लैंड से, और फिर अब दोबारा इंग्लैंड बाहर जाके आई थिंक 3-1 हारे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो इंग्लैंड वाली सीरीज में 2014 की। हाँ, 3-1 हारे थे। आप इतने टेस्ट मैच अगर हार चुके हो, टू द पॉइंट कि धोनी का जो ओवरसीज रिकॉर्ड था उसमें सिंस 2011 टिल द टाइम ही रिटायर 2014 में, इस सीरीज में, उन 3 सालों में सिर्फ वो एक ही ओवरसीज टेस्ट जीते थे, सीरीज नहीं, टेस्ट मैच, जो कि इंग्लैंड में वो हुआ था लॉर्ड्स वाला। उसके बावजूद उनको कप्तानी के साथ कंटिन्यू कराया जा रहा था, तो नेचुरली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे। एंड इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में धोनी को शायद सही लगा होगा कि अब मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ गया। एंड वो जो 3rd टेस्ट मैच था इस सीरीज का, जिसकी वजह से शायद ये सीरीज सबसे ज्यादा मानी जाएगी एंड पॉपुलर होगी। हमने इसके ऊपर एक पॉडकास्ट बहुत रिसेंटली बनाया, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं पूरी सीरीज को। धोनी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, बड़ा ही अनसेरेमोनियसली अनाउंस करते हैं। ये भी बड़ा ही एक, वो कहते हैं ना, नेचर का बैलेंसिंग एक्ट है कि आपकी कप्तानी में जितने लेजेंड्स गए उनको फेयरवेल नहीं मिला, एंड धोनी को भी फेयरवेल नहीं मिला। इवन जब वो इंटरनेशनल पूरा रिटायरमेंट हुआ तब भी उन्होंने नहीं लिया कुछ खास। वो शायद धोनी की क्वालिटी है, नेचर है वैसा। हाँ, बट जो भी है इनमें से किसी को भी, ये सैड भी है। मतलब आई थिंक वही ना, धोनी ने अपने ऊपर तो कर लिया प्रॉब्लम बिकॉज ही वाज ओके विद इट और समथिंग लाइक दैट। बट इट इज काइंड ऑफ अनफेयर टू एक्सपेक्ट कि सब लोग उस चीज से खुश होंगे अगर उनको भी अनसेरेमोनियसली करा जाएगा। ये चीज हमने तब भी बोली थी कि इन धोनीज आइज
आई वुड लाइक टू बिलीव इट कि वो हमेशा ही सोचे थे कि इंडियन टीम का बेटर किससे होगा, भला किससे होगा। उसमें अब आदमी को लग रहा होता है शायद कई चीज़ें सही हो, कुछ गलत भी हो इन हाइंडसाइट, बट इंटेंशन हमेशा से सही थी। प्लस वही कुछ टफ कॉल्स आपको एज कैप्टन लेनी पड़ती है, तो कभी कभी बट दे डिड नॉट नेसेसरली बी करेक्ट, या दैट इज द पॉइंट। मतलब हम लोग को वही है कि एक बहुत थिन लाइन है एज अ फैन बात करने में और फिर एक पूजा करने वाली बात, वो नहीं होना चाहिए। रिगार्डलेस इस सीरीज में जो धोनी का रिटायरमेंट आता है, साथ ही साथ विराट कोहली का रिसर्जेंस होता है। 2014 की इंग्लैंड टूर की हमने बात करी थी, उसमें धोनी कप्तानी पे सवाल थे, विराट कोहली के बैटिंग भी बहुत सवाल थे उस टाइम पे। फेयर, तो दोनों का सोल्यूशन सॉर्ट हो गया। धोनी ने भी रिटायरमेंट ले तो ये बोल दिया था बाद में आके कि अब मैं वर्ल्ड कप पे फोकस करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे एक स्टोरी है जो कि आगे चल के आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस देगी। यहाँ पे थर्ड टेस्ट मैच जो था, यहाँ पे ईशांत शर्मा बॉलिंग कर रहे थे एंड उनको सडनली नी में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है एंड फिर उनसे बॉलिंग नहीं कराई जाती थोड़े टाइम तक। उसके बाद जब सेशन एंड होता है तो वो जाते हैं फिजियो के पास और कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा मेरे को दर्द हो रहा है और मेरे को इंजेक्शन दो, उसके बाद ही मैं खेल सकता हूँ। उस टाइम पे डंकन फ्लेचर ने उनसे बोला था कि अगर आप अभी इंजेक्शन लोगे तो आपके जो चांसेस होंगे टू गेट इनटू दैट वर्ल्ड कप स्क्वाड, फिट होने के एग्जैक्टली, वो कम हो जाएंगे। इससे अच्छा रेस्ट ले लो अभी। उनने ऐसा करके कहा था कि यार मेरे सामने अभी शामी, अश्विन जैसे बॉलर्स बॉल डाल रहे हैं, थक भी रहे हैं, मुझे दिख रहा है थक रहे हैं। अगर मैं इस टाइम पे पिच पे नहीं गया तो आई वुड फील कि मैं चीट कर रहा हूँ अपनी टीम को। एंड सो वो इंजेक्शंस लेते हैं और उसके बाद वो पूरी सीरीज खेलते हैं। बट इसके बाद इसके क्या सारी कहानियां पता है, इसे आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, बट इसकी क्या एग्जैक्टली रेपरकशंस होते हैं वो आपको अभी मैं बताऊंगा आगे चल के। क्योंकि आने वाली जो ट्राई सीरीज थी, बीजीटी तो ये लोग 2-0 हार गए। ट्राई सीरीज ईशांत शर्मा पूरी मिस करते हैं। एंड ट्राई सीरीज में मतलब इसको एग्जैक्टली कैसे पिक्चर करा जाए, क्योंकि अल्टीमेटली 4 मैचेस खेलने थे इंडिया को, 2 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 2 अगेंस्ट इंग्लैंड। बेसिकली 3 टीम्स थी ग्रुप स्टेज में, हर टीम से 2-2 मैचेस खेलने थे और फिर फाइनल होना था। और ये यूजुअली ऐसा होता नहीं है ट्राई सीरीज में। जो ऑस्ट्रेलिया में होती थी उस टाइम पे, उसमें आई थिंक कुछ ऐसा होता था कि 4 मैचेस आपको खेलने होते थे। 3 से 4 मैचेस आपको पर टीम खेलने होते थे ग्रुप स्टेज। हाँ वही ना, दूसरी टीम के अगेंस्ट हर 2-2 मैचेस होने थे। हाँ, और फिर फाइनल भी बेस्ट ऑफ 3 होता था पहले जब होता था। तो इस ट्राई सीरीज को छोटा कर दिया था ताकि वर्ल्ड कप अकोमोडेट हो जाए। एंड रवि शास्त्री ने उस टाइम पे कहा था कि ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है, बेसिकली फालतू में इसको कर रखा है यहाँ पे। पैसे क्योंकि कमाने हैं एंड वो कमिटमेंट्स होती है उनको पे ऑफ करना है, तो आप फालतू में इसको लेके आ रहे हो। बट इट इज एक्चुअली वेरी टॉर्चरस फॉर द प्लेयर्स, क्योंकि वंस अगेन आप 4-4.5 महीने ऑस्ट्रेलिया में बताने वाले हो, बीइंग मतलब इंडियन हो, आप एक फॉरेनर हो वहां पे जाते हुए। तो बाकी टीम्स ने उतना टाइम स्पेंड नहीं किया था, वो रिलेटिवली फ्रेश थे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। क्या ये सही था? क्योंकि देखो एक फ्लिप साइड भी है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिला, एक्लेमेटाइज होने को मिला उस कंडीशन से। तो आपके पास सबसे बेटर प्रेपरेशन टाइम था बाकी सारी कंट्रीज से। आपके साथ कोई कम्पीट करता तो वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही थी जो कि होम टीम थी। तो एक तरीके से फ़ायदा भी था। क्या ये नुकसान करेगा या फ़ायदा करेगा, ये लास्ट सेगमेंट में पता लगाएंगे। प्लस आई थिंक ये ट्राई सीरीज भी ना, मतलब इसका नरेटिव थोड़ा, फॉर मी इट वाज काइंड ऑफ वियर्ड लुकिंग बैक एट इट, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया 4 मैचेस में से 1 नो रिजल्ट था और 3 मैच हार गई थी। बट गाबा के अलावा, जिसमें वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले थे, इसमें 150 पे इंडिया ऑल आउट हो गई थी। उसके अलावा जो बाकी 2 मैचेस थे, वन अगेंस्ट इंग्लैंड, 1 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें इंडिया ने एक थोड़ी फाइट दी थी इन्हें। तो अब उसको आप एक पॉजिटिव वे में देख सकते हो, एक नेगेटिव वे में देख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट तो ये था कि आप एक भी मैच नहीं जीते। वो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन यू, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया की स्पेसिफिकली पोजीशन क्या थी इन इंटरनेशनल क्रिकेट, वो भी थोड़ी डिफरेंट थी आज के टाइम से। मेन बात वो भी है कि आप एज टीम कॉशियस ये भी होते हो ना कि अभी हमने 4 टेस्ट मैच खेले हैं, बहुत ही ग्रोलिंग सीजन होता है, एंड अभी वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो क्या हमें 100% इंटेंसिटी भी खेलना भी है? क्योंकि अभी ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना कि यही टीम अभी एकदम से जाके वर्ल्ड कप में जीतना शुरू कर देगी। तो वो रिजर्व तो था ही ना टैलेंट और इंटेंसिटी का। कई बार टीम्स वो भी उस बात को लेकर भी कॉशियस होती हैं, बाय चांस को इंजरी हो गई तो कौन रिस्पॉन्सिबल, जो कि हुई थी। Exactly. रोहित शर्मा ने पहले मैच में 100 मारी थी, उसके बाद उन्हें इंजरी हो गई थी हैमस्ट्रिंग की। तो फिर पूरी टीम डर जाएगी ना भाई ऐसे। एंड उस टाइम पे रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि भाई ऐसा ना हो कि शायद वर्ल्ड कप मिस करना पड़ जाए, क्योंकि एक महीने से कम बचा था उस टाइम पे फिर वर्ल्ड कप के लिए। तो वो इंजरी स्केयर्स हैं, दैट इज वाई शायद रवि शास्त्री ने जो बोला है कि इट इज काइंड ऑफ अ वेस्ट ऑफ टाइम, वो एक्चुअली में ट्रू भी है एक तरीके से। बट इसी पूरी सीरीज के दौरान बीच में ही 2015 वर्ल्ड कप की स्क्वाड भी देनी थी सबको, एंड इंडिया अपनी स्क्वाड भेजती है। अब स्क्वाड क्या थी ये डिस्कस करते हैं पहले। धोनी, शिखर धवन, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, रोहित शर्मा, ये हमारे बैट्समैन आ गए थे। ऑलराउंडर्स में हमारे पास अश्विन थे, स्टुअर्ट बिनी थे, जडेजा थे और अक्षर पटेल थे।
एंड बॉलर्स में हमारे पास भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी, उमेश यादव एंड ईशांत शर्मा थे उस टाइम पेस बैटरी, यंग पेस बैटरी थी उस टाइम पे। या बट आई थिंक कुछ एक वो शौक था काफ़ी प्लेयर्स के लिए, काफ़ी मीडिया हाउसेस के लिए भी, जिसके चलते उन्हें काफ़ी बैकलैश भी मिला था, क्योंकि गंभीर, युवराज सिंह, भज्जी, ये सब प्लेयर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं थे, जो कि शायद उन्हें लग रहा हो कि इंक्लूड हो जाए, बट इंक्लूड नहीं किया उन्हें अल्टीमेटली। एंड ये भी क्या सही है गलत था, ये हम लोग भाई एंड में डिस्कस करेंगे पॉडकास्ट के, कहानी कंप्लीट हो जाएगी, वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि क्या रीजंस हो सकते हैं हारने के। बट इसके चलते हुए काफी सारे बैकलैश और नैरेटिव्स आए थे। बैकलैश आया था, नैरेटिव आया था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो ये थी कि वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले अल्टीमेटली ईशांत शर्मा फिट नहीं हो पाते एंड उन्हें मोहित शर्मा रिप्लेस करते इन द वर्ल्ड कप, जो कि इनकी परफॉर्मेंस भी आगे चल के अच्छी रहती है। बट यहाँ पे वही ईशांत शर्मा ने जो सैक्रिफाइस दिया था एंड एक वो होप था कि शायद मैं तब भी कर लूँगा, अल्टीमेटली वो नहीं हो पाता, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मिस करना पड़ता है। इवन अगर हम लोग वाइब की बात करें, क्योंकि अभी हमने बात करा कि मीडिया ने काफ़ी अच्छे से नहीं लिया इस चीज़ को, जो एक्स क्रिकेटर्स थे उस टाइम पे, उनका भी गोइंग इनटू दैट वर्ल्ड कप कुछ ऐसी बहुत कॉन्फिडेंट वाइब लग नहीं रही थी देखने में। मतलब हम लोग अगर उस टाइम की कोई भी, अब जैसे क्या होता है ना कि उस टाइम पे ये कल्चर बहुत था, अब तो यूट्यूब पे शिफ्ट हो गई चीज़ें, बट कल्चर ये बहुत हुआ करता था कि न्यूज़ चैनल्स पे 1-2 घंटे के वो प्रोग्राम होते थे क्रिकेट के, जिसमें सारे एक्स क्रिकेटर्स आया करते थे। जैसे अजरुद्दीन एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे। तो अगर आप, और वो सारी वीडियोस थैंकफुली अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो अगर आप उनको जाके देखोगे ना, हमने वो फुटेजेस सारी देखी जस्ट टू रिवाइंड कि उस टाइम पे क्या माहौल था। एंड काफ़ी सारे एक्स क्रिकेटर्स, इनफैक्ट आई वुड से 100% ऑफ देम, 99.9% भी नहीं कहूँगा, मैंने एक भी एक्स क्रिकेटर को, इंडिया के कह रहा हूँ, एक भी एक्स क्रिकेटर को ये बोलते नहीं देखा कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, जो कि 19 वर्ल्ड कप, 23 वर्ल्ड कप या फिर अब जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसके लिए होता है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी होगा, हम हारे या जीते फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अंदर वील गो इनटू द टूर्नामेंट एज फेवरेट्स। ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट ही यही होने वाला है। इंडिया गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप जिस स्क्वाड के साथ उतरी थी, वो फेवरेट्स नहीं थी। ये बहुत ही बड़ी रियलिटी, एंड शायद ये लास्ट टाइम था जब ऐसा होने वाला था कि इंडिया कोई आईसीसी इवेंट में जा रही है और वो फेवरेट्स नहीं होने वाली है। इसके बाद से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी, देखो WTC फाइनल्स को हटा दो, वो तो कंडीशंस के ऊपर है। अगर इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में होंगे तो दूसरी टीम फेवरेट होगी, जहां सब कॉन्टिनेंट में आएगा तो इंडिफरेंट बन जाएगी। वो तो पोलराइजिंग इतना, प्लस इधर वे फाइनल में आने के लिए फेवरेट्स होती है इंडिया। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली करेक्ट, WTC फाइनल में आने के लिए हमेशा कंटेंशन में रहेंगे। बट यहाँ पर सारे एक्स क्रिकेटर्स जो कि इंडियन हैं, आप ये सोचो, उसके बावजूद वो ये नहीं कह रहे कि हाँ जीत जाएंगे हम लोग या फिर हमें फाइनल्स तक तो पहुंचना ही है, ऐसी जर्नी होने वाली है। सब कह रहे थे मुश्किल होने वाला है, यंग टीम है, एक्सपीरियंस की कमी है, आसान नहीं होने वाला है। हाँ अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे, अपकमिंग स्टार्स लाइक विराट कोहली अच्छा खेलेंगे तो जरूर जीत सकते हैं, बट इतना आसान नहीं होने वाला है जैसे 2011 में था। नैरेटिव पूरा वही था, एंड आपका बेंचमार्क भी 2011 वर्ल्ड कप का था, क्योंकि आप एज डिफेंडिंग चैंपियंस उतर रहे थे इसमें। एंड यहाँ पे दो और चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले तो वर्ल्ड कप से 10 दिन पहले, 10 में नहीं, ऑलमोस्ट हफ्ता भर पहले MS धोनी की डॉटर का जन्म होता है। एंड उस टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे पूछा गया था कि आप क्या वापस जाएंगे, क्योंकि भाई अभी है, हफ्ता भर है स्टार्ट होने में। प्लस वो जो ट्राई सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाली, उसके खत्म होने के बाद और वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले के बीच में 2-2.5 हफ्ते का गैप था। एंड टीम से बोला गया था कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रूलिंग सीजन हो चुका है, तो आपको कुछ मैच फिट होने की जरूरत तो है नहीं, आप ऑलरेडी खेल रहे हो क्रिकेट बहुत टाइम से, तो आपको ये 2 हफ्ते का जो रेस्ट लेना है, लोग कहीं हॉलीडे पे जाना है, जाओ, मतलब स्विच ऑफ फ्रॉम क्रिकेट और फिर रिजुविनेट होकर वापस आना। तो धोनी के पास काफी बड़ा चांस था कि वो जाके अपनी डॉटर को ट्रेंड कर सकते थे वहाँ पे। पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बोला कि पहली बात तो माँ और बेटी दोनों सेफ हैं इस टाइम पे, एंड एज ऑफ नो आई एम ऑन नेशनल ड्यूटी, एंड सो इस टाइम पे बाकी जो चीज़ें हैं मेरी लाइफ में या फिर किसी की भी लाइफ में, इट कैन वेट भाई। विच इज़ अगेन भाई, इट इज़ क्वाइट, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी इस चीज़ की, क्योंकि आज के टाइम में हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। मेरे ख्याल से तो ये धोनी का पूरा वर्ल्ड कप कैंपेन को सम अप करती है चीज़। आपने जिस तरीके से सेल्फलेसली कंट्री के लिए अपनी एक इतने इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट को सैक्रिफाइस करा है। कई लोग हम लोग को भी गालियां देते हैं जब हम लोग सेम चीज़ कभी कभी एक्सपेक्ट करते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा से, बट वी आर स्पॉइल्ड फॉर दैट भाई। हमारा बेंचमार्क फिर वो धोनी ने सेट करके दिया है। लोग कहेंगे कि वो वर्ल्ड कप है और ये नॉर्मल बायलैटरल सीरीज है,
पर ये नॉर्मल बायलैटरल सीरीज के चक्कर में हम शायद WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। प्लस इट इज़ वेरी गुड दैट ही अंडरस्टूड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं इसकी। उस पूरी वर्ल्ड कप स्क्वाड में एक ऑब्जर्वेशन ये निकल के आई थी कि MS धोनी वॉज दी ओनली गाय जो कि 30+ थे। एक एक्सपीरियंस गाय, आउट एंड आउट एक्सपीरियंस गाय MS धोनी थे। तो अगर वो ही चले जाते बीच में वर्ल्ड कप से पहले तो उसका टीम पे क्या इफेक्ट पड़ता, वो भी देखने लायक चीज और थी। इससे वही सम भी हो गया पॉइंट कि कितनी इनएक्सपीरियंस स्क्वाड थी। या सिर्फ धोनी ही 30+ है, स्टोर बनी एग्जैक्टली 30 के उस टाइम पे, बाकी सारे 25, 26, 27 ऐसी उम्र के थे। एंड एक कंट्रोवर्सी एक और उठ के आती है, जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले 2-3 दिन पहले IPL ऑक्शन होता है एंड युवराज सिंह वहां पे 14 करोड़ के लिए जाते हैं। 14 उसके बाद फिर 16 के लिए जाएंगे कुछ सालों बाद। 14 उस टाइम पे भी हाईएस्ट प्राइस गई थी उनकी उस टाइम पे। रिकॉर्ड एंड इतना सरप्राइजिंग इसलिए था क्योंकि अभी आपने 2014 में T20 वर्ल्ड कप था जहाँ पे आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी। उसके बाद नेक्स्ट IPL ऑक्शन में आते वो 14 करोड़ के बिकते हैं। वर्ल्ड कप में वो सिलेक्ट नहीं हुए थे। नेचुरली इसके बाद क्वेश्चंस उठने थे कि आपने कैसे नहीं लिया। और सवाल कौन उठाएगा? सवाल ऑब्वियसली युवराज सिंह को उठाना था उस टाइम पे। एंड उनकी जो पूरी इंटरव्यू था यू कैन जेन्युइनली सी, मैं तो हंसने लग गया था देख के भाई, जिस तरीके से वो देखना जाकर जिस तरीके से वो बात कर रहे थे उनके लिए। एंड वहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ क्या बोला उन्होंने। पहली बात तो ही वॉज एडवोकेटिंग फॉर प्लेयर्स लाइक युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा एंड सहवाग। उनके अकॉर्डिंग ये तीनों प्लेयर्स टीम के अंदर होने चाहिए थे और ऐसा कोई रीजन नहीं था जिसकी वजह से इन सारे प्लेयर्स को निकाला जाए एकदम से। कई लोग सोचेंगे रॉबिन उथप्पा का नाम कहाँ से आ गया, तो वो भी उस टाइम पे 14 के टाइम पे कुछ टाइम के लिए इंडियन सेटअप में थे, खेल रहे थे मतलब। तो ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू उनका नाम ले लिया गया। फिर उन्होंने बातों ही बातों में एक ऐसी चीज बोली कि युवराज सिंह और हरभजन सिंह, इन दोनों को सिलेक्टर्स ने बोला था कि आप 2015 वर्ल्ड कप से पहले रेडी रहना। एंड देन उसके बाद इनको सिलेक्ट नहीं करा गया। देन इन दोनों खिलाड़ियों ने उनसे जाके पूछा सिलेक्टर से कि हमें क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहे आप। तो सिलेक्टर्स ने कुछ ऐसा कहा, ये तो आपको धोनी बता सकते हैं। ये चीज युवराज सिंह ने उस इंटरव्यू में बोली है। अगर ये सच है तो ये बहुत ही ज्यादा सैड है, क्योंकि मेरे ख्याल से सिलेक्टर्स को क्लियरली कम्युनिकेट पहले ही कर देना चाहिए था कि आप प्लान्स में नहीं हो। हाँ, क्योंकि आई डोंट थिंक वो प्लान में कभी भी थे, वरना उनको टीम से निकाला ही नहीं जाता इन द फर्स्ट प्लेस। क्योंकि अगर आपको टीम से निकाला गया है और बाकी प्लेयर्स अब परफॉर्म भी कर रहे हैं तो आपको किस मुंह से बोला जा रहा है कि आप वर्ल्ड कप के लिए रेडी रहो। तो वन सेकेंड, अब क्या ये सही था, क्या ये गलत था इन लेजेंड्स को निकालना? ये हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है जो कि डिस्कस करेंगे पॉडकास्ट के एंड पे। बट क्लियरली वन सेकेंड, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हमें बहुत दिख रही है यहाँ पर। एंड आई थिंक वही 2011 के बाद से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम धोनी के टेन्योर में रही है फॉर सम रीजन, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते एक्चुअली में। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ तो बोलूँगा युवराज सिंह के बारे में। उन्होंने एंड भी ऐसे ही करा था करते हुए इंटरव्यू को कि मैं प्रे करता हूँ कि धोनी और इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत जाए। उसके बाद उन्होंने जो बोला, क्योंकि वरना वो वापस आएंगे तो सवाल के जवाब तो उन्हें देनी पड़ेंगे। एंड प्रॉब्ली थोड़ा अजीब तरीके से हो, बट एटलीस्ट एक जो इनेट फीलिंग थी उनकी यही थी कि भाई मैं प्रे करता हूँ कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। तो वो चीज़ सुन के मुझे काफ़ी अच्छी लगी। रिगार्डलेस, इस इंटरव्यू के जस्ट बाद जो है युवराज सिंह ने आके ट्वीट करा था और उन्होंने ऐसा करके बोला था कि मेरे पिताजी ने इमोशनल होकर सारी चीज़ें बोल दी। हाँ, या एंड असली में आई वुड लव टू प्ले विद धोनी अगेन, ऐसे करके उन्होंने बोला था। उस टाइम पे कंट्रोल थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, प्लस वो कैप्टन भी है उस टाइम पे। उनके जो डायरेक्ट चांसेस हैं टू प्ले इन द टीम अगेन वो डिपेंडेंट ऑन धोनी है उस टाइम पे। बट इसके साथ एंड अ कंट्रोवर्सी हियर एंड देयर एंड अ वेरी यंग टीम, हम लोग एंटर करते हैं इन द 2015 वर्ल्ड कप। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि 2015 वर्ल्ड कप के अंदर क्या हुआ। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद द टूर्नामेंट, पहले हम लोग टूर्नामेंट की बातें करते हैं। पहली बात तो 2011 वर्ल्ड कप की तरह ये भी एक ग्रुप फॉर्मेट में होना था। जैसे आप लोग आजकल टूर्नामेंट्स देखते हो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 या 2019 कि ये सारी टीम्स एक ही ग्रुप में है एंड देन टॉप 4 टीम्स करेंगी। वैसा नहीं था, 2 टीम्स थी, 7-7 टीम थी हर ग्रुप के अंदर। 2 ग्रुप थे, 7-7 टीम्स थी हर ग्रुप के अंदर। एंड उस टाइम पे हमने पहली बार देखा था ये चीज़ कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को सेम ग्रुप में रख दिया गया एंड इंडिया पाकिस्तान को भी सेम ग्रुप में रख दिया गया। इसके बाद से भी नॉर्म बनने वाला था। हाँ, नेचुरल हो गया इसके बाद से। अब तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतना शेमलेस है ये चीज़ की क्लियरली दिखता है कि रेगिंग हो रखी है भाई। या फॉर्मेट जो है, जो आपका फिक्सचर्स की सेटिंग होती है आईसीसी में, इट इज़ क्लियरली रिग्ड। आप पिछले 7-8 सालों में ढूंढ के निकाल लो, हर आईसीसी इवेंट में ऐसा क्यों होता है कि इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में आ रही है और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सेम ग्रुप में सबको ही पता है, क्योंकि 2 सबसे बड़ी राइवलरीज यही है। प्लस वही है ना कि अगर बाई चांस कोई एक टीम क्वालिफाई नहीं करी तो एक वो बहुत बड़ा फिक्सचर आप मिस कर दोगे जिसमें आप पैसे कैश इन कर सकते हो। बट आई थिंक ये बहुत ही शॉर्ट साइटेड अप्रोच है। एंड इसमें 1-2 चीज़ें मैं और ऐड करूंगा क्यों ये वर्ल्ड कप इतना इंपॉर्टेंट होने वाला था। सबसे पहले तो
इसमें एक नया रूल उस टाइम के अराउंड ओडीआईज में लाया गया था, विच वॉज कि आपका जो 5वां फील्डर है वो मिडिल ओवर्स में सर्कल के अंदर रहेगा। यूजुअली पहले क्या होता था कि आप सर्कल के बाहर 5 फील्डर्स को रख सकते थे अनलेस अनटिल पावर प्ले चल रहा हो, तो सर्कल के अंदर सिर्फ 4 फील्डर रहा करते थे। अब क्या हो गया था कि सर्कल के अंदर आपको 5 फील्डर रखने ही पड़ेंगे, आप सिर्फ 4 फील्डर बाहर रख सकते हो। विच इज़ वाई 2015 वर्ल्ड कप के अराउंड आप देखोगे, अगर आप हिस्ट्री में जाके दोबारा अभी रिकॉर्ड चेक करोगे, एकदम से एवरेज स्कोर्स और एवरेज इंडिविजुअल स्कोर्स ऑफ बैटर्स दोनों चीजें बढ़ने लग गई थी। ओके, एकदम से होने लग गया था, इवन धोनी ने वर्ल्ड होने लग गया था। MS धोनी ने इस चीज को क्रिटिसाइज भी करता, ही डिड नॉट लाइक दिस डिसीजन एंड उन्होंने ऐसे करके बोला था कि आपको ओडीआईस को ओडीआईस की तरह खेलना चाहिए, डोंट ट्राई टू मेक इट इनटू अ T20 फॉर्मेट। ऐसे करके उन्होंने थोड़ा क्रिटिसाइज करा था इस चीज को। बट हमने फॉर्मेट की बात करी, इसका जो एंथम था वो भी काफी ज्यादा फेमस है भाई। सब लोग सोचते हैं, मतलब सबके अपने अपने ओपिनियंस है, बट काफी लोगों के ओपिनियन में ऐसा है कि दिस वाज प्रोबब्ली द बेस्ट एंथम फॉर अ वर्ल्ड कप। अब भाई ये मेरे लिए तो 2011 वाला ही था भाई, उसकी ट्यून एकदम अलग लेवल की थी। वो लोगों ने देखा नहीं है जो बोलते हैं। हाँ प्रॉब्ली, बट आई थिंक अगर हम लोग कोई इंटरनेशनल या फिर कोई फॉरेन कंट्री में अगर हो रहा हो तो प्रॉब्ली दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट एंथम्स। कैसे मैं इस पर डिबेट क्या करूं, टुच्ची चीजें। और मुझे तो काफी अच्छा लगा था एंथम इसका। एक और जो नैरेटिव था ये था कि भाई इंडिया का जो फिक्सचर्स हैं वो शायद सबसे टफ है, नॉट बिकॉज कि ग्रुप बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आई वुड आर्ग्यू कि जो दूसरा ग्रुप था वो ज्यादा डिफिकल्ट था डेफिनेटली। उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश 5वीं टीम थी। तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, उसके बाद सारी मिनोस थे, जिम्बाब्वे, यूएई, आयरलैंड वगैरह थे। बट जो जिस तरीके से अरेंज किया गया था फिक्सचर्स को, वो इंडिया के लिए टफेस्ट था, क्योंकि पहले 2 मैच ही आपके सबसे बड़ी टीम से थे, पाकिस्तान और फिर साउथ अफ्रीका। तो और आप एक बहुत ही टायरिंग सीजन से निकल के आ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में ही 3-4 महीने खेलकर। तो ये बात थी कि क्या इंडिया को जानबूझ के से फिक्सचर्स दिए गए, ये भी मीडिया नैरेटिव्स फैलाए थे। आई डोंट बिलीव सो, बट डेफिनेटली ऑन पेपर टफ तो था, क्योंकि आप यूजुअली वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में चाहते हो कि आपको एक अच्छी कंफर्टेबल स्टार्ट मिले और फिर आप मोमेंटम बिल्ड करके बड़ी टीम्स को हराओ। यहाँ पे तो अगर आप पहले के 2 मैच हार गए तो ऑलरेडी आप फिर सर्वाइव कर रहे हो कि आपको कैसे खेलना है सेमीज तक पहुंचना है। आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि दिसंबर में आपने ऑस्ट्रेलिया खेली, फिर जनवरी में आपने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड दोनों से ट्राई सीरीज खेली, एंड देन यहाँ पे आते आते अगर आप स्टार्टिंग में ही पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका से मैच करा दोगे, जो कि आपके ग्रुप की टफेस्ट टीम्स है, तो ऑब्वियसली योर चांसेस ऑफ स्टार्टिंग द वर्ल्ड कप ऑन अ गुड नोट, वो चीज़ हैम्पर होगी। एक नैरेटिव है, एक नज़रिया है देखने का। बट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले मैच से, विच वॉज इन एडिलेड, एंड ऑफ कोर्स इट वॉज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एंड यहाँ पे इंडिया टॉस जीती है, बैटिंग लेती है एंड 300 रन जड़ देती है अपनी पहली इनिंग्स में। रोहित शर्मा का आई वुड से जो कैंपेन था, इट डिड नॉट स्टार्ट ऑन अ गुड नोट। यहाँ पे 15 रन पे आउट होते हैं, इवेंचुअली बेटर हो गया वो भी, मतलब कॉन्ट्री टू विराट कोहली, उसका उल्टा था। हाँ, मतलब आई थिंक प्रॉब्ली वी कैन डिस्कस एट द एंड ऑफ द कैंपेन, क्योंकि मेरे थोड़े अलग ओपिनियंस हैं इसको लेके। यहाँ पे रोहित शर्मा 15 रन पे आउट हो जाते हैं जल्दी, बट वहाँ से शिखर धवन और विराट कोहली, ये दोनों एक लंबी पार्टनरशिप जड़ते हैं, जहाँ पे विराट कोहली सेंचुरी मारते हैं और शिखर धवन को 73 रन पे विराट कोहली रन आउट करा देते हैं। ये एक हाईलाइट थी वहाँ की। या कोहली कॉल थी, हमेशा वही होता है भाई, वो पहले कॉल लेते हैं और उसके एकदम से बैक आउट करते हैं, फिर शिखर धवन के लिए ऑब्वियसली इट वाज टू लेट टू गेट बैक इनटू द क्रीज। बट नीचे आके सुरेश रैना वो 74 रन मारते हैं ऑफ जस्ट 56 बॉल्स। अब इसमें डिबेट है, क्या होता है कि पहली बात तो विराट कोहली का उस टाइम पे वो ट्रेंड बना था कि जब भी वर्ल्ड कप का पहला मैच होगा तो मैं 100 मार दूंगा। 11 वर्ल्ड कप में भी यही था, अनफॉर्चुनेटली 19 वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं हो पाया था। बट जब रहाणे की जगह सुरेश रैना आए नंबर 4 पे बैटिंग करने के लिए, आई थिंक 30th ओवर चल रहा था उस टाइम पे, 20 ओवर बचे हुए थे, एंड तब रैना को प्रमोट कर दिया गया था। इसके पीछे का लॉजिक मेनली वही था कि आपका मोमेंटम ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, बैटिंग विकेट अच्छी दिख रही है, तो आपको एक हाई स्ट्राइक रेट पे खेलना है, मैक्सिमाइज करना है। विच इज आप देखोगे कि फिर रहाणे ऐसा भी नहीं कि नंबर 5 पे आना है, फिर वो सीधा नंबर 7 पे आएंगे। आफ्टर धोनी सारे अटैकर्स को, फिनिशर्स को ऊपर प्रमोट कर दिया गया था, एंड वो चीज रैना के इंटेंट से झलकती भी है। मुझे लगता है आई वोंट इवन क्रिटिसाइज दिस, क्योंकि अल्टीमेटली टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म करा इसके चक्कर में, 300 रन पहुंच गए थे वो लोग। ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि कोई फिर क्वेश्चन ना करे कि अच्छा ये तो ऐसे ही करता है, आपने पहली वीडियो में उल्टा बोल रखा था, अब आप यहां पे बोल रहे हो। एक्सप्लेन कर दूं, एंड रैना ने आई थिंक 132 के स्ट्राइक रेट से खेला था उस टाइम पे। इट वाज
मतलब उसी इनिंग की वजह से ये जो टोटल था 250 से 300 वाला, मेन बात वही थी, बिकॉज धवन ने बहुत अच्छा खेला नो डाउट, विराट कोहली ने बहुत अच्छा नो डाउट, बट जो एक्स फैक्टर थे वो रैना थे, एंड रैना का काफी अंडररेटेड वर्ल्ड कप गया है पूरा। हाँ कह सकते हो आप। इवन विराट कोहली का मतलब वो एडिलेड में सेंचुरी मारना, इट वाज अ नॉर्म भाई उसके Exactly, लिए। उससे अभी पहले टेस्ट मैच हाँ में मार गया बीजीटी था। में आप इतना अच्छा खेल के आ रहे थे, यहाँ पे भी आपको मारनी ही मारनी थी 100। एक और इसमें चीज़ मैं बोलूंगा, रायना के लिए उन्होंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट कि जब युवराज सेलेक्ट नहीं हुए थे तो उन्होंने युवराज की सपोर्ट में कहा था कि युवराज से मेरा आइडल है एंड मैं हमेशा उनको लुकअप करता हूँ, सेम प्रोफाइल है हम दोनों की, ऑफ स्पिन डालते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं मिडिल ऑर्डर के, तो मैं इस वर्ल्ड कप में वो रोल प्ले करना चाहता हूँ इंडिया के लिए उस सक्सेस के साथ जो कि युवराज सिंह ने किया था 2011 वर्ल्ड कप में, एंड ही काइंड ऑफ डिड लिव अप टू इट, तो रिस्पेक्ट टू दैट गाय। बट यहाँ पे सुहेल खान 5 विकेट लेते हैं, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अहमियत हुई नहीं उसकी क्योंकि 300 रन अल्टीमेटली इंडिया ने वापस मार ही दिए थे। बट जब पाकिस्तान बैटिंग करने आती है तो वहाँ पे उन्हें 224 पे ऑल आउट कर दिया जाता है। उनके बैट्समैन कुछ खास खेल नहीं पाते एक्सेप्ट मिसबा उल हक जिन्होंने 76 रन मार दिए थे। मतलब वो टीम कंटेंशन में थी नहीं भाई, थी नहीं, हाँ लगी नहीं था कि दे हैव एक्चुअली अराइव्ड एट द वर्ल्ड वो लास्ट वो होता ना लास्ट छटपटाने वाले जो मोमेंट होते हैं एक ऑफ एन ओल्ड जनरेशन जो कि अब जबरदस्ती बस टीम में है, बहुत ज़्यादा एजिंग टीम थी, कंटेंशन में नहीं थी पाकिस्तान, तो कोई हराना बड़ी बात थी नहीं उनको। एंड हमने अपने बैट्समैन की बात करी कैसे उन्होंने काफ़ी अच्छे नोट पे स्टार्ट करा। हमेशा हम लोग जब भी वर्ल्ड कप की वीडियो बनाई है एक खिलाड़ी हमेशा बॉलिंग में निखर के आया है जो कि मोहम्मद शामी थे। पहले मैच में वो 4 विकेट ले लेते हैं, उमेश यादव मोहित शर्मा 2-2 विकेट ले लेते हैं, इवन अश्विन जडेजा 1 विकेट ले लेते हैं। तो ओवरऑल पूरी जो बॉलिंग यूनिट थी उनका भी स्टार्ट काफ़ी अच्छे लेवल पे हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में जाते हुए जिसमें आपकी पेस बैटरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे मोहित शर्मा, मोहम्मद शामी एंड देन हमारे उमेश यादव, इन तीनों ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट करा था पहले मैच में ही अगेंस्ट पाकिस्तान। एंड इंडिया ये मैच जो है 76 रन से जीत जाती है आराम से। इसका सबसे आइकॉनिक मोमेंट वही है जब विराट कोहली 100 मारता है, रैना सेलिब्रेट कर रहा होता है, या वो अभी तक लोग जो है उसकी वीडियो निकालते हैं, वो इसी मैच के जिनको नहीं पता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सेटबैक लगता है इंडिया को, जो कि कहानी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप चलती रहेगी। अब मोहम्मद शामी को पहले मैच में नी इंजरी हो जाती है। अब ये पूरी चीज़ जो है वो रिवील बहुत लेट होती है आफ्टर द वर्ल्ड कप, बट पहले मैच याद मोहम्मद शामी को नी इंजरी हो गई थी एंड उनने ऐसा करके बोला है कि मेरा जो नी का साइज था वो मेरी थाइज जितना हो गया था, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी उसके अंदर। एंड डॉक्टर्स ने वो लिटरली फ्लूइड निकालते थे उनकी नी से ताकि वापस पतला हो सके। 2023 वर्ल्ड कप के बाद भी हुआ है, इसलिए 2015 वर्ल्ड कप के बाद वो 1 साल के लिए बाहर थे और अभी भी 2023 वर्ल्ड कप 1 साल तक बाहर ही हैं वो अभी भी। उसकी बैक स्टोरी क्या है वो बताओ। बैक स्टोरी क्या है? मोहम्मद शमी ये कहते हैं कि अब यहाँ पे देखो चीज़ निकल के आएगी, आपने इतना ज़्यादा टेस्ट मैचेस से पहले खेले, ट्राई सीरीज खेली जबरदस्ती, तो इनका जो नी का जो सीन था वो पहले टेस्ट मैच के बाद ही हो गया था। अच्छा ओके। जो एडिलेड में पहला टेस्ट मैच हुआ था बीजीटी का 2014 में, जिसमें विराट कोहली ने 200 मारी थी, या उसी मैच से इनकी इशू शुरू हो गए थे, पर इनने टीम के लिए फिर खेला एंड तक। एंड वर्ल्ड कप से पहले इनसे बोला गया था कि आप सर्जरी करा लो, अभी अगर आप रेस्ट ले लोगे तो शायद 20% चांस है कि आप बिना सर्जरी के भी शायद ठीक हो जाओ, बट अगर आप वर्ल्ड कप खेलोगे तो सर्जरी पक्का करानी पड़ेगी और दर्द बहुत ज़्यादा होगा। तो धोनी ने कहा था कि ये 2 चॉइसेस हैं, वैसे टीम को तो ये ज़रूरत है। तो शमी कहते हैं कि आप बस मुझे ये लिख कर दे दो कि आप अब मुझे वर्ल्ड कप के बीच में वापस नहीं भेजोगे। धोनी ने कहा वो गारंटी मेरी, मैं ऐसा नहीं करूँगा। शमी ने कहा फिर दर्द तो मैं झेल लूँगा, आप मुझे खिलाना शुरू कर दो। तो वंस अगेन अभी हमने ईशांत शर्मा की बातें करी, सेइंग ऑल्सो मोहम्मद शमी है, कितना ज़्यादा कमिटमेंट आप देखते हो। इतनी इंस्पायरिंग चीज़ है एक्चुअली में, क्योंकि एज ए साइड की वो डॉक्टर्स लिटरली फ्लूइड निकालते थे उनकी नी से ताकि वो स्वेलिंग कम हो सके। उसके साथ फिर आगे चलते हुए हर मैच में उन्होंने पेन किलर्स लेके खेला है। इट इज़ जनरली अ वेरी बिग थिंग। 2023 वर्ल्ड कप में भी उनने बाद में आके चीज़ बोली थी कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कप वो इंजर्ड थे, उसके बाद भी वो खेल रहे थे एंड उसके बाद भी इतने अच्छे लेवल पे परफॉर्म करते हैं। दिस इज जेन्युइनली वेरी इंस्पायरिंग। बट मूविंग ऑन, हम लोग अपने नेक्स्ट मैच पे चलते हैं, विच वॉज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड MCG में मैच होना था। साउथ अफ्रीका वॉज अ वेरी स्टार स्टडेड स्क्वाड उस टाइम पे, फेवरेट से बना था भाई वर्ल्ड कप जीतने के लिए। इंडिया फेवरेट नहीं थी, साउथ अफ्रीका थी उस टाइम पे। फाफ डू प्लेसी, AB डिविलियर्स, डेव स्टेन, मॉर्ने मॉर्कल, ये सब लोग उस टीम के अंदर थे एंड ऐसा था कि भाई ये टीम तो तोड़ने आई है इस बार वर्ल्ड कप में। कंडीशंस फेवरेबल थी। हाँ फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो दे रेप्लिकेट साउथ अफ्रीका द क्लोजेस्ट। इंग्लैंड में स्विंग ज़्यादा होती है
ऑफ द डेक पेस थोड़ी उस लेवल की नहीं आती, बाउंस एंड पेस जो कि साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है। या अपना ये सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस तो एकदम ही अलग हो जाती हैं। तो अगर आप साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हो, जो कि अब 27 में होगा, तो अपार्ट फ्रॉम दैट आप किस कंट्री में चाहोगे वर्ल्ड कप होना? परहैप्स इन्हीं दोनों कंट्रीज में, जो कि आपके घर से बहुत क्लोजली रेप्लिकेट करती हैं। या सो यहाँ पे इंडिया अगेन टॉस जीती है और बैटिंग लेती है, एंड इंडिया अपनी बैटिंग में 307 रन तो मारती है, बट अगेन अगर हम लोग बैट्समैन की बात करें यहाँ पे, रोहित शर्मा 0 पे आउट हो जाते हैं, एंड इट वाज अ ग्रेट रन आउट बाय एबी डिविलियर्स। अच्छी फील्डिंग करके डायरेक्ट थ्रो मारते हैं यहाँ पे, रोहित शर्मा रन आउट होते हैं। बट वही है कि जो ग्रुप के जो प्रॉब्ली 2 टफेस्ट मैचेस थे, वहाँ पे दोनों में रोहित शर्मा के रन नहीं आ पाए, एंड दैट वाज अ बिग सेटबैक। शिखर धवन ऑन दी अदर हैंड, पहले मैच में इतने अच्छे रन मारे उन्होंने, सेकंड मैच में आके 137 रन मारते हैं, 100 मार देते हैं और तगड़ी रेट पे मारते हैं, तगड़ी रेट पे मारते हैं। इसी के चलते इंडिया इतनी आगे पहुंच भी पाती है। इवन विराट कोहली 46 रन मारते हैं, रहाने 79 रन मारते हैं डाउन द ऑर्डर की। तो वंस अगेन जो काम रायना ने करा था पाकिस्तान वाले मैच है, वो काम यहाँ पे रहाने ने, एंड रहाने को अब यहाँ पे दे दिया था कि आपको नंबर 4 पे ही खिलाएंगे। वो पहले भी नंबर 4 पर ही खेल रहे थे, बस उस मैच में हुआ था। बिल्डिंग अप टू द वर्ल्ड कप जो ओडीआई मैचेस हुए थे, उसमें भी वो नंबर 4 पर ही बैटिंग करते थे। जब बीच में रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए थे तो उनको ओपनिंग करनी पड़ रही थी, तो बाती रायडू नंबर 4 पे आ जा रहे थे, वरना वो प्लान वही था कि नंबर 4 पर ही खेलना है, तो कोई चेंज नहीं हुआ उसमें। बट रहाने ने जिस तरह की बैटिंग करी, आई थिंक 79 कुछ 79 ही बनाया भाई। डेल स्टीन को जिस तरीके से उन्होंने काउंटर अटैक करा था इस पूरी इनिंग में, क्योंकि भाई आपको 5 फील्डर अंदर रखने, तो गैप्स ज्यादा खुले होंगे, आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो। रहाने से आप एक्सपेक्ट नहीं करते यूजुअली, बट ये बहुत ही T20 इनिंग खेली थी इन्होंने यहाँ पर, एंड आकर वो मोमेंटम पूरा चेंज कर दिया था। इसके बाद आई थिंक बैटिंग ऑर्डर में ज्यादा लोग शायद नहीं चले थे, नीचे आके कोई ज्यादा कुछ खास चला नहीं, धोनी और रायना दोनों कुछ खास नहीं परफॉर्म कर पाए, एंड इंडियन 307 का कम बचे हुए थे, ज्यादा कुछ था नहीं। प्लस वैसे भी 307 आपने बना तो दिए अल्टीमेटली, बट वही है कि साउथ अफ्रीका की जैसी स्क्वाड थी, जैसा बैटिंग लाइनअप था, उसके हिसाब से आपको लग रहा होगा कि यार ये चलो चेस कर सकते हैं। बट साउथ अफ्रीका बीइंग साउथ अफ्रीका काफी गंदा चोक करती है वो अब जब उनकी बैटिंग आती है, क्योंकि वहां पे फाफ डू प्लेसी वाज दैट गाय जिन्होंने अच्छे रन मारे थे। डुप्लेसी एंड डिविलियर्स बीच में काउंटर अटैक कर रहे थे, बहुत डिविलियर्स अच्छा खेला था, बट उसके बाद उन्हें रन आउट करा दिया गया था अनफॉर्चुनेटली। मतलब करा दिया गया था, मतलब हुआ अपनी गलती से रन आउट भाई, मतलब उनकी गलती थी या फिर किसी गलती थी? गलती भी क्या, डायरेक्ट हिट लग जाता है अगर ऐसे तो हो जाता सीन, तो क्या ही कर सकते हो आप। मेन बात ये थी कि उसने रोहित शर्मा का रन आउट करा, खुद भी रन आउट हो गया, फेयर जस्टिस सर्व हो गई, एंड साउथ अफ्रीका 177 पे ही ऑल आउट हो जाती है। एंड यहाँ पे भी अगेन जो एक स्टैंड आउट बॉलर था हमारा इस बार अश्विन था, जिन्होंने 3 विकेट लिए थे। एंड अश्विन का भी इफ यू लुक एट इट, ये पूरे कैंपेन में उनकी परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी रही हैं। इवन फाइनल में जब सारे प्लेयर्स नहीं चल पा रहे थे, तब अश्विन चले थे वहां पे, तो ये चलते हमें देखने को मिलता है। इंडिया ये मैच 130 रन से जीत जाती है। तो स्टार्टिंग के हमारे जो 2 मैचेस होने थे टफेस्ट, इंडिया ने बहुत ही ज्यादा लाइक द प्लास विद फाइन कलर्स, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से उन्होंने वो जीत हासिल करी है। बट इसके बाद आई थिंक जो अगले 4 मैचेस होने थे, ऑन पेपर इजी लग रहे होंगे आपको बहुत ज्यादा, मुश्किल इजी टीम आपको देखने में लग रही होगी, सॉरी मुश्किल टीम लग रही होगी देखने में। बट आयरलैंड, जिम्बाब्वे और यूएई, इसमें से सिर्फ यूएई वाला ही मैच है जो कि पर आप कह सकते हो कि एक्चुअली में इजी भी था। आने वाले मैचेस हम लोग जीते हैं, बट इतने इजी होने नहीं वाले थे। एक ट्रेंड निकल के आया था इसमें, वो भी हम लोग बताएंगे, बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। अब नेक्स्ट मैच हमारा होना था यूएई से एट पर्थ, एंड वही है कि मतलब यूएई से होगा तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट वॉज रिलेटिवली अ वेरी इजी मैच फॉर इंडिया। यूएई पहले बैटिंग करने आती है, 102 रन पे ऑल आउट हो जाती है। यहाँ पे अश्विन 4 विकेट लेते हैं, उमेश यादव जडेजा 2-2 विकेट लेते हैं। एंड जब इंडिया बैटिंग करनी आती है तो 18 ओवर में ही वो चेस कर देते हैं। बट दिस वॉज अ वेरी गुड मैच फॉर आवर बैटर्स जिनका फॉर्म अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ है, उनको फॉर्म में लाने के लिए। रोहित शर्मा 57 रन मारते हैं, नॉट आउट जाते हैं। शिखर धवन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा जल्दी आउट हो जाते हैं, बट विराट कोहली बाकी की जॉब खत्म करते हैं एंड नॉट आउट रहते हैं। और इंडिया ये मैच भी 9 विकेट से जीत जाती है। डिस्कस करने को है नहीं, इट वॉज अ वेरी इजी मैच। इसके बाद जो मैच होना था, विच वॉज अगेन एट पर्थ, वेस्ट इंडीज के साथ, यहाँ पे इंडिया को प्रॉब्ली अपने वर्ल्ड कप का पहला स्केयर देखने को मिलता है। यहाँ पे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आएगी जो मैं आपको बताऊंगा आपको। वेस्ट इंडीज टॉस जीतती है और बैटिंग लेती है, एंड वेस्ट इंडीज की बैटिंग बहुत ही गंदी रहती है। खेल रहा था भाई उस वर्ल्ड कप में, बाय द वे कितना ही अच्छा खेल पाया इस मैच में, मतलब वो तो कहने की बात है। जेसन होल्डर ने नंबर 9 पे आके 57 रन मारे थे। मेन बात वही है, 85 for 7 थी वेस्ट इंडीज, और फिर वहां से उन्होंने 182 बना दी, ऑलमोस्ट 100 रन बना दी आखिरी 3 विकेटों में। उस टाइम पे इनकी बैटिंग डेप्थ होती थी, लेकिन सी वेस्ट इंडीज इस मामले में रेवोल्यूशनरी है भाई। वो उन लोगों ने व्हेन हैविंग बैटिंग डेप्थ वाज नॉट पॉपुलर, तब से कर रहे हैं ये काम।
आंद्रे रसेल इसमें नंबर 8 पे बैटिंग करने आता था उनके टीम पे, और जेसन होल्डर नंबर 9 पे आता था। या डेप्थ उस लेवल की थी, हालांकि वो कॉन्सेप्ट उस टाइम पे शायद उतना ज़्यादा इन सिंक में नहीं था फॉर्मेट से। आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, बट दे वर अहेड ऑफ देयर टाइम्स क्लियरली। प्लस जेसन होल्डर ने इतने रन मारे, एक और जो रीजन था जिसकी वजह से इंडिया ने इतने रन खा लिए थे अल्टीमेटली, वॉज बिकॉज इनकी फील्डिंग अच्छी नहीं थी। इस मैच में उन्होंने काफ़ी कैचेस ड्रॉप करे थे, एंड काफ़ी ऐसे लोगों ने ड्रॉप करे, रोहित शर्मा, जडेजा, ऐसे लोगों ने जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये लोग कैचेस ड्रॉप करेंगे। तो वो प्रॉब्लम थोड़ी थी इंडिया के अंदर, बट स्टिल शामी ने 3 विकेट लिए यहाँ पे, एंड उमेश यादव और जडेजा ने 2-2 विकेट चटकाए। उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने आती है तो अब कहने को अगर आप सिर्फ स्कोर कार्ड देखोगे तो 39 ओवर्स के अंदर इन लोगों ने चेस भी कर दिया, कुछ ऐसी खास प्रॉब्लम लेगी नहीं, बट 6 विकेट गिर गए थे इंडिया के। रोहित शर्मा, शिखर धवन दोनों कुछ खास नहीं खेल पाते, विराट कोहली बीच में आके ट्राई करते हैं बट वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। 107 पे 5 हो गए थे 22 ओवर में। रहाणे भी जल्दी आउट हो जाते हैं, रायना और फिर धोनी बैटिंग करने आते हैं, एंड देन वो थोड़ा आगे लेके जाते हैं और फिर अल्टीमेटली मैच जिताते हैं। धोनी के 45 रन आए थे यहाँ पे, नॉट आउट रहे थे। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि धोनी का यूजुअली लोग एसोसिएट करते हैं कि वर्ल्ड कप से वो चलते नहीं, उनकी कप्तानी अच्छी होती है। इस वर्ल्ड कप में वो ग्रुप स्टेज में कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रहे थे। प्लस आई थिंक मेरी ऑब्जर्वेशन ये होनी थी अल्टीमेटली कि बीइंग द एक्सपीरियंस गाय 30+ जो आप हो, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप उस पोजीशन पे आ गए जहाँ पे ऊपर के प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर आपको वो ओनस लेना पड़ेगा, आपको करनी पड़ेगी। एंड ग्रुप स्टेज में फॉर्चुनेटली धोनी ने वो चीज़ करके दिखाई। जब लग रहा था कि इंडिया फंस जाएगी, तब तक धोनी वॉज दैट गाय जो कि नीचे रह के अल्टीमेटली मैच जिता के लेके आए थे। या तो यहाँ पे भी इंडिया 4 विकेट से मैच जीतती है, बट एक वो इनिशियल स्केयर मिल गया था इंडिया को। इसके बाद आता है लास्ट के 2 मैचेस, जो कि एक आयरलैंड से होना था और एक जिम्बाब्वे से होना था। अभी तक के सारे मैचेस ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। इसके दिन लास्ट 2 मैचेस के लिए इंडिया को न्यूजीलैंड जाना था, क्योंकि को-होस्ट थे वो लोग। अब आयरलैंड से जब इनका मैच होता है तो भी आप एक्सपेक्ट यही करोगे कि यार मतलब इट शुड नॉट बी दैट टफ ऑफ अ मैच, बट आयरलैंड उस टाइम पे डिसेंट टीम थी। जैसे आज के डेट में कहोगे कि अफगानिस्तान है, ऑल अफगानिस्तान तो काफी आगे निकल गई है, बट काइंड ऑफ वैसी टीम आयरलैंड थी। उन्होंने इंग्लैंड को हराया था 2011 वर्ल्ड कप में, एंड अपसेट्स करने के लिए जानी जाती थी, तो इतनी आसान टीम नहीं होने वाली थी। आयरलैंड वहाँ पे जाके टॉस जीतती है और बैटिंग पहले लेती है, एंड देन उनके बैट्समैन में काफ़ी सारे बैटर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा, जिसके चलते उन्होंने 259 का टारगेट खड़ा करा। यहाँ पे भी शामी ने फिर से 3 विकेट लिए, अश्विन 2 विकेट लेते हैं, एंड रायना और रोहित शर्मा इन दोनों से भी बॉलिंग कराई जाती है फाइनली, मतलब और रायना भी आके 1 विकेट ले लेते हैं अल्टीमेटली। बट यहाँ पे 259 का टारगेट दे दिया था, एंड थोड़ा सा टफ तो होना चाहिए था वो चीज़, बट इंडिया के लिए वो चीज़ टफ नहीं थी। 36 ओवर्स में इंडिया वो पूरा टारगेट चेस कर देती है, केवल 2 विकेट के नुकसान होता है सिर्फ। रोहित शर्मा 64 मारते हैं, शिखर धवन अगेन सेंचुरी, एंड देन विराट कोहली नॉट आउट रह के खत्म करा देते, 44 पे मैच खत्म करा देते। अब पॉइंट ये है कि टॉप 3 ने आपका पूरी चीज़ निकाल ली। रोहित शर्मा इज नाउ इन फॉर्म, शिखर धवन ने फिर से सेंचुरी मार दी, विराट कोहली का भी मुझे लगता है अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि जब 50 नहीं है ये तो वो नॉट आउट रहे या फिर 40s में, या वरना बाकी पहले ही काम हो जा रहा है। तो एक बात इसमें ये भी है कि कई लोग पूछेंगे कि आयरलैंड इतना ज़्यादा स्कोर करा क्यों, तो 2 रीजंस थे। एक तो ऑफकोर्स बैटिंग फ्रेंडली विकेट तो है, बट न्यूजीलैंड में ग्राउंड्स भी छोटे होते हैं रिलेटिवली, तो स्कोरिंग भी ज़्यादा आसान हो जाती है। आपके जो हाई परसेंटेज शॉट्स होते हैं वो तो कन्वर्ट होंगे ही होंगे, लेकिन लो परसेंटेज शॉट्स भी जो होते हैं उसका कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा लाइकली हो जाता है कि आप उसको छक्के में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एज के भी आप अल्टीमेटली छक्के ले सकते हो यहाँ पे, जिसके चलते चलो एज तो गेल हर कोई नहीं होता, बट हाँ मतलब अगर आप जरूरी नहीं कि आपको मिडिल करनी है हर बॉल, बाउंड्री क्लियर करने के लिए काफी सिग्निफिकेंट फर्क पड़ जाता है उससे। तो इंडिया ये मैच भी 8 विकेट से जीतती है, अगेन अ वेरी डोमिनेटिंग विक्ट्री ऑन पेपर। हाँ करेक्ट। एंड इसके बाद जो लास्ट मैच होना था जिम्बाब्वे, दैट वाज अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तब तक इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी, कोई प्रेशर नहीं था उसका, बट ये मैच वंस अगेन आप सरप्राइज हो गए सुन के, लेकिन ये पूरे ग्रुप स्टेज का सबसे मुश्किल मैच था हमारे लिए कहने। हाँ मतलब कह सकते हैं एक्चुअली में इंडिया जो है टॉस जीतती है और बॉलिंग लेती है पहले, एंड जिम्बाब्वे की तरफ से आके उनके जो कैप्टन थे जिनका नाम ब्रेंडन टेलर था, वो 138 मारते हैं। अल्टीमेटली जिम्बाब्वे 287 रन मारती है, एंड वहाँ पे मतलब हमारे जो प्लेयर्स थे बॉलर स्पेसिफिकली जो पेसर्स थे, मोहम्मद शामी, उमेश यादव, मोहित शर्मा, ये तीनों 3-3 विकेट लेते हैं और अश्विन 1 विकेट लेते हैं। मेरे इशू इसमें यह था कि बहुत ही स्पेसिफिक और स्मार्ट टारगेटिंग ऑफ बॉलर्स हुई थी। अगर आप नोटिस करना है इसमें
पेसर्स ने अच्छी इकोनॉमी पे 3 विकेट्स लिए। अश्विन और जडेजा दोनों की इकोनॉमी 7 से ऊपर की है। स्पिनर्स को स्पेसिफिकली टारगेट करा गया था एंड बहुत ही माइंडफुली खेला था। स्ट्रैटेजी जिम्बाब्वे ने काफी इंप्रेसिव बनाई थी इस मैच में। प्लस आई थिंक आपने 287 अगर खड़ा कर दिया तो इट इज मतलब एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर दिया आपने, थोड़ी डिफिकल्टी होगी। इंडिया बैटिंग से होने वाला है वो दिखाओ सबको। प्लस वही मतलब ये अगेन एक इट वाज अ स्केयर फॉर इंडिया, क्योंकि जब इंडिया बैटिंग करने आती है ऊपर से कोई नहीं चला था और इंडिया 92 for 4 हो गई थी। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, रहाणे को फिर से विराट कोहली ने रन आउट करा दिया था। इनमें से कोई नहीं चला था, 92 for 4 हो गई थी। और पहली बार ऐसा हुआ था कि धोनी की बैटिंग इतनी जल्दी आ गई हो विद सो मेनी रन्स टू चेज। एंड उसके बाद रायना वहां से सेंचुरी मारते हैं, नॉट आउट रहते हैं 110 पे, और धोनी 85 पे नॉट आउट रहते हैं और अल्टीमेटली इंडिया को ये मैच जिता देते हैं 6 विकेट से। अब ये भी सुनने में आसान लग रहा होगा, ये अगर आप इस मैच की हाइलाइट्स जाकर देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब धोनी क्रीज पे थे थ्रू आउट 92 for 4 से ऑलमोस्ट 8 से 9 रन पर ओवर की रन रेट पे खेलना था इनको, और वहां से रायना और धोनी ने नॉट आउट होकर गेम खत्म करा है विद बॉल्स टू स्पेयर। तो वो रन रेट का प्रेशर प्लस विकेट्स खोने का प्रेशर, दोनों चीजें थी ऊपर, और जिम्बाब्वे से हारते तो बेइज्जती होती भाई, बेइज्जती होती। प्लस आपका वही एक विनिंग मोमेंटम चलता आ रहा है। हो आप चाहते तो शायद पहले बीच में एक मैच हार जाते हैं, बट जस्ट बिफोर द क्वार्टर फाइनल्स आप एक मैच नहीं हारना चाहोगे, वो भी जिम्बाब्वे से। थोड़ा एक वो डिमोरलाइजिंग होता है, अल्टीमेटली आपको देख के यही लगेगा। बट मुझे लगता है कि इस पूरे ग्रुप स्टेज से जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो बेसिकली ये थी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, क्योंकि बाकी ऊपर के प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे परफॉर्म नहीं करेंगे, डिपेंड्स ऑन देयर डे। बट नीचे आके जब भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो धोनी वॉज देयर। एंड वही आगे चल के होता है कि नैरेटिव जो है ये थोड़ा सा खराब हो गया था 2019 वर्ल्ड कप में, या फिर बीच में भी 2016 T20 वर्ल्ड कप, इन सब में। बट यहाँ पे धोनी ने बल्ले से भी काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस और ये भी होंगी कि इंडिया ने अभी तक 6 मैचेस खेले और 60 विकेट्स लिए। हर मैच में टीम को ऑल आउट करा। ओके, एक भी मैच ऐसा नहीं था। और वो दे वर दी ओनली टीम अलोंगसाइड न्यूजीलैंड जो कि ग्रुप स्टेज में अनबीटन थे। बाकी सारी टीम्स कम से कम एक मैच तो हारी ही थी। तो न्यूजीलैंड तो होस्ट है, एंड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया भी एक मैच हारी थी, न्यूजीलैंड से हारी थी, उसकी बातें बाद में करेंगे। ये दो अकेली सी टीम थी जो कि अभी तक 100% रिकॉर्ड के साथ क्वार्टर फाइनल्स में एंटर कर रही थी। उस टाइम पे क्वार्टर फाइनल्स होते थे, सेमीफाइनल नहीं होते थे। तो अब यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, जहाँ पे हम लोग इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की बातें करेंगे। आई थिंक इंडिया लकी थी, थोड़ी सी लकी थी ऑब्वियसली, बट आई थिंक दूसरे ग्रुप से एक जो बहुत ही बड़ा अपसेट था, इंग्लैंड क्वालिफाई नहीं करे भाई अल्टीमेटली। वो अपसेट नहीं था एग्जैक्टली उस टाइम। बांग्लादेश भी ऊपर आ सकती थी। 2023 वर्ल्ड कप में नहीं करी क्वालिफाई, का अपसेट है वो भाई। आई थिंक कमिंग इनटू दैट वर्ल्ड कप किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। ये बातें करेंगे इसकी, तो ये इंग्लैंड का लोएस्ट पॉइंट था, ये एक्सपेक्टेड था उस टाइम पे। अच्छा, ओके। ये ऐसा नहीं है कि 2011 वर्ल्ड कप में इसकी साइंस दिखने शुरू हो गए थे और 15 वाज रॉक बॉटम, फिर ऑन मॉर्गन आया था और उसने रिसर्जेंस दी थी, क्योंकि 19 तक लास्ट रही थी, फिर 23 में आके दोबारा ये लोग लाइन पे आ गए। या बट कमिंग टू दैट बांग्लादेश मैच जो कि अगेन एमसीजी में होना था, इंडिया टॉस जीतती है और बैटिंग लेती है और 302 रन मार देती है, जहां पे रोहित शर्मा की फाइनली सेंचुरी आती है। 137 रन होते हैं, और यहाँ पे भी एक कंट्रोवर्सी ये होती है कि एक फुल टॉस आई थी एंड वहाँ पे वो कैच आउट हो जाते हैं, बट फिर अंपायर नो बॉल का डिसीजन देते हैं। और उस टाइम पे बांग्लादेश के प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करा था कि नो बॉल नहीं है, आप कैसे दे सकते हो, वेस्ट साइड के ऊपर नहीं थी। बट अल्टीमेटली नो बॉल दी जाती है एंड उसके चलते हुए रोहित शर्मा 137 रन मारते हैं। धवन भी उनके साथ स्टार्टिंग में इनिशियली अच्छी पार्टनरशिप कर रहे होते हैं, बट फिर आउट हो जाते हैं। इनफैक्ट जो स्टार्टिंग थी धवन और रोहित शर्मा की, काफी कॉशियस थी, मतलब ऐसे नहीं थे कि बहुत ही ब्रिस्क रेट पे खेल रहे। धवन तो पर्टिकुलरली काफी कॉशियस होकर खेल रहे थे। विराट कोहली जब आते, मेन इशू तब था। विराट कोहली रहाणे दोनों ही काफी जल्दी आउट हो जाते हैं। विराट कोहली आउट कैसे होते हैं? कैसा? आउटसाइड ऑस्ट्रेम की बॉल चेस करते। अच्छा, हाँ, वापस किस पे? रुबेल पे भाई। तो वो कौन? वो 11, अबे यार तुम्हें पता ही नहीं, 11 वर्ल्ड कप में जब वो बॉलिंग कर रहा था तो उसको विराट कोहली गाली देके कहता ना चल बॉलिंग कर जाके। अच्छा, वो वही बंदा है। वो सेलिब्रेट भी कर रहा होता है वैसे बहुत ज्यादा। ये तो नैरेटिव था इस मैच का पूरा। अच्छा, ओके। तो विराट कोहली का वही था कि जिस बंदे को आपने गाली दी थी 4 साल पहले, उसने आपका विकेट ले लिया। और किस चीज पे लिया? आउटसाइड ऑस्ट्रेम की बॉल। ठीक है भाई, चलता है, क्या फर्क पड़ता है इसमें। बट नीचे आके आई थिंक अगेन मेरे लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव नोट ये था कि रायना तो भाई 65 रन जो रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप में। आई थिंक वही ना, काफी हद तक उन्होंने एटलीस्ट बैटिंग से वो चीज रेप्लिकेट करी है जो कि युवराज सिंह ने अपने 2011 वर्ल्ड कप में। हाँ वही ना। बट मेन बात वही है कि धोनी का भी हमने बात करी थी कि हमेशा वो थे
रायना भी हमेशा थे भाई खड़े हुए। प्लस नीचे आके जडेजा ने भी फाइनली बल्ले से थोड़ा कमाल दिखाया, 10 बॉल पे उन्हें 23 रन मार दिए थे, जिसके चलते अल्टीमेटली इंडिया 302 बनाती है। एंड जब बांग्लादेश की बैटिंग आती है, इट वाज नॉट अ कंपटीशन एट ऑल। उमेश यादव वहाँ पे 4 विकेट लेते हैं, शामी और जडेजा 2-2 विकेट लेते हैं और बांग्लादेश को 193 पे ऑल आउट कर देते हैं। इसमें मेन टॉकिंग पॉइंट ये होने वाला है, बॉलिंग तो देखो वो 1 साइड हम जीत गए। जो रोहित शर्मा की नो बॉल थी वो नो बॉल थी कि नहीं थी यार, अंपायर ने दी है, अब नो बॉल होगी। इट इज एक्चुअली वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। ओके, सिद्धू ने उस टाइम पे एक पोस्ट मैच वही एनालिसिस जो होती है लाइव टेलीविजन पे, उसमें बोला भी था कि एक गलत डिसीजन दी एक्चुअली में, ये एक्चुअली में नो बॉल नहीं थी। एक्चुअली में क्या ये डिप कर रही थी बॉल, वाज इट डिपिंग इनफ कि रोहित शर्मा के जब तक वो क्रीज पे आती है बॉल तब तक वो, जैसे आजकल आईपीएल में होने लग गया कि आपने पूरा नाप ही लिया टेक्नोलॉजी की मदद से, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी ये। तो आप फॉर सर्टेनिटी तो कभी भी नहीं कह सकते हो। ये रोहित शर्मा का जो रिएक्शन था वो ऐसा था कि एकदम से बैट फेंक दिया डर के मारे, एंड सो जब बॉल इम्पैक्ट हुई है तो वो बॉडी से बहुत दूर थी, तो लाइकलीहुड है कि वो बॉल डिप कर जाती है उस टाइम पे। तो शायद नो बॉल नहीं भी होती, ऐसा कह भी सकते हैं, बट वन सेकंड वो ग्रे एरिया, यू नेवर नो। मेन इशू ये है कि इसका फिर बांग्लादेश ने पतंगड़ बहुत बनाया। जो उनकी पीएम थी उस टाइम पे शेख हसीना, उन्होंने आके ऐसा बोला था कि इंडिया अंपायर्स की वजह से ही जीती है। आप अल्टीमेटली 109 रन से हारे आ रही हो, सीरियसली टेलिंग मी कि हम लोग अंपायर्स की वजह से मतलब भाई ये तो बहुत ज्यादा वो बदतमीजी वाली बात होगी कि हम लोग इसकी वजह से हार गए। प्लस दिस इज टिपिकल ऑफ बांग्लादेश भाई, हमेशा ये रियलिटी चेक जरूरी है, बट ये पॉइंट जरूर है कि एक वो जो मोमेंटम किल करना होता है ना एक टाइम पे, वो बंदा आगे आगे 100 मार दिया उसने, वो शायद उससे फर्क पड़ सकता था। बट ये एज्यूम करना कि आप जीत जाते हैं इंडिया से और एक अंपायरिंग डिसीजन की वजह से आप जो है हारे हो, या आई थिंक वो आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो उस टाइम पे। एंड इस मैच से अगले दिन ही ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान होना था, उसमें ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हराती है एंड देन वो सेमीज पहुंचती है टू फेस इंडिया। एंड जो दूसरी साइड था वहां पे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होना था। तो दोनों सेमीफाइनल्स काफी एक्शन पैक्ड थे एंड काफी इंटरेस्टिंग होने वाले थे। क्वार्टर फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान काफी एक्शन पैक्ड था, उसकी बातें करेंगे बाद में अभी। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं सेमीफाइनल में, जहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का होना था इन सिडनी। ये भी मतलब दिस वाज अ हार्ट ब्रेक भाई। इसको हम लोग एक डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे अल्टीमेटली ये इंडिया ये मैच हारी है। यहाँ पे मैच स्टार्ट होने से पहले ही माइकल क्लार्क ने अनाउंस कर दिया था कि इस वर्ल्ड कप के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। सो ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी थे और जो फैंस भी थे, उन सबके मन में एक ये चीज़ थी कि हमें यार एक अच्छा फेयरवेल देना है इनको। प्लस वो नैरेटिव भी था ना फिल ह्यूज वाला भी, वो भी 2-3 महीने पहले ही हुआ था। अच्छा, राइट, तो वो वाला चीज़ भी था फेयर। और यहाँ पे इंडिया की तरफ से 2 कहानियाँ हैं। सबसे पहले तो शामी ने इस सेमीफाइनल से पहले आके टीम को बोला था कि भाई मेरे कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, मैं शायद नहीं खेल पाऊंगा अब। एंड MS धोनी ने उस टाइम पे उन्हें काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया था और ये बोला था कि भाई मैं एकदम एंड मोमेंट पे सेमीफाइनल में एक नया बॉलर नहीं खिला सकता, तो आपको खेलना पड़ेगा इस चीज़ की वजह से। एंड शामी ने वही बोला है कि भाई उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया तो मुझे खुद भी फील हुआ कि यार मैं कर सकता हूँ ये चीज़। एंड देन वो आते हैं मैच में, कैसे परफॉर्म करते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। बट अनुष्का शर्मा आई थी भाई ये मैच देखने स्टेडियम के अंदर, उस बात का भी काफ़ी ज़्यादा पतंगड़ बना बाद में जाके जब इंडिया बाहर हो गई थी। बट जब मैच स्टार्ट होता है यहाँ पे, तब ऑस्ट्रेलिया टॉस जीती है और बैटिंग लेती है। एंड उनकी बैटिंग इतनी ताबड़तोड़ थी भाई कि बेसिकली काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं, एक्स क्रिकेटर्स भी ये कहते हैं कि फर्स्ट इनिंग्स के बाद गेम खत्म हो गया था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि आप उस चीज़ को चेस कर पाओ। आप कह सकते हो थोड़ा सा वही है, एक तो स्टेडियम भाई है, ऑस्ट्रेलिया में मैच है, सिडनी में मैच हो रहा है। इफ देयर इज वन ग्राउंड जहाँ पे आप इंडिया के चांसेस कहोगे कि जीतने के थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इट वॉज सिडनी। सिडनी का पिच यूजुअली बैटिंग को फेवर करता है एंड जिस फॉर्म में मिचेल जॉनसन और स्टार्क थे, उनको नलिफाई करने के लिए जो पिच की जरूरत थी वो इंडिया को मिल गई थी। सेकेंडली होम सपोर्ट था इंडिया का, कहने को ऑस्ट्रेलिया होम टीम थी, अगर आप उस टाइम के मैच की हाईलाइट देखोगे पूरा ब्लू था, पूरा का पूरा स्टेडियम ब्लू था उस टाइम पे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत गई जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था। शेन वॉर्न ने उस टाइम पे ट्वीट करा था ये कि अब मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और कितना अच्छा ऑस्ट्रेलिया के लिए टॉस जीत गए। इतनी पाटा विकेट है, आप बहुत तगड़े रन मार सकते हो, उसके बाद प्रेशर आ जाएगा इंडिया के ऊपर। जो टिपिकल ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए नैरेटिव होता है ना, पुट रन्स ऑन द बोर्ड एंड उससे प्रेशर डालो, वही एग्जैक्टली उन लोगों ने करा। मेन बात यह कि इंडिया की स्टार्ट इतनी बुरी नहीं हुई थी, वार्नर को जल्दी आउट कर दिया था। 10 ओवर में इतना रन नहीं थे इनके। बट मतलब वही है कि नीचे आते हुए जो प्लेयर्स थे, एरन फिंच ऑब्वियसली एज द ओपनर, एंड देन वहां पे जब स्टीव स्मिथ आते हैं। स्टीव स्मिथ का मेन पॉइंट ये, उसने लेस देन 30 ओवर्स बैटिंग करी थी और उसी में 100 मार दी थी। कुछ आई थिंक वार्नर के आउट होने के बाद आए थे,
30th या 31st ओवर तक उनकी 100 हो चुकी थी, लेस देन 30 ओवर्स उन्होंने बैटिंग की थी तब तो उनकी 100 हो गई थी। जिस रेट पे खेला और जिस तरीके से डिसमेंटल करा पूरी टीम को, वो 4 फील्डर बाहर होने का जो रूल था ना, उसको सबसे अच्छी तरीके से बिग स्टेज एक्सप्लॉइट स्टीव स्मिथ ने इनिंग्स में इवन एरन फिंच ने काफी अच्छी हिटिंग करी थी। एंड आई थिंक स्टीव स्मिथ का तो वही ना यार, लास्ट के 2-3 महीने तो उनके कुछ इतने क्रेजी चले गए थे जब उनने वो बीजीटी में आके 700 समथिंग रन मार दिए थे, टॉप स्कोरर बन गए थे। एंड देन वर्ल्ड कप में आके फाइनल में आपने सेंचुरी मार दी, इससे बेटर आप क्या कर सकते हो अपनी कंट्री के लिए। उसके चलते हुए काफ़ी अच्छे रन बन रहे थे। एंड जो मेरी मेन प्रॉब्लम थी पूरी ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप में, और जो इंडिया नहीं कर पाया अल्टीमेटली कैपिटलाइज, वो ये थी जब आपके विकेट गिर गए थे, उसका डाउन दी ऑर्डर मिचेल जॉनसन ने 9 बॉल में 27 रन बनाए थे। मेन बात वही है। जेम्स फॉकर ने 12 बॉल पे 21 रन बनाए थे। फॉकर चलो ऑलराउंडर है, उससे इशू नहीं है, बट मिचेल जॉनसन के जो हीरोइक्स उसके चक्कर में आखिरी के 3 ओवर में ऑलमोस्ट 40 रन आ गए थे। 288 रन थे ऑस्ट्रेलिया के जब 3 ओवर बचे हुए थे आखिरी के, एंड फिर आपने अल्टीमेटली 328 कुछ बना दिए थे। तो वहाँ पे धोनी ने इस मैच को हारने के बाद कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि उस टाइम पे इतना फर्क नहीं पड़ता कि आप 300 कर रहे हो, 328 कर रहे हो, क्योंकि दिमाग सेट होता है। बट आई काइंड ऑफ डिसएग्री, आई थिंक फर्क पड़ता है इस चीज़ से। एक 300 का टारगेट चेस करना और एक 330 का टारगेट चेस करने में साइकोलॉजिकली बहुत फर्क पड़ जाता है। 30 रन मतलब 5 ओवर के इक्वलेंट है वो, अगर आप रन बॉल लेके चलो तो 1/10 ऑफ अ गेम खत्म हो गया उसमें। राइट, आई थिंक वही है ना कि डाउन दी ऑर्डर जब टेल एंडर से इंडिया इतना रन खाती है, हमेशा प्रॉब्लम रही है इंडिया की। ये डिट्टो सेम चीज़ हमने बीजीटी में भी देखी थी, जब वो डाउन दी ऑर्डर लोगों से रन खा रहे थे बहुत ज़्यादा। इसमें जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उमेश यादव ने 4 विकेट लिए थे, पर एक्सपेंसिव था बहुत, 8 की इकोनॉमी से ऊपर गए हैं वो। या तो आपके सबसे क्रंच स्ट्राइक बॉलर को भी आपने हाँ विकेट दिए, लेकिन पिटाई करके दिए, तो भरपाई पूरी हुई। इनफैक्ट आई वुड से कि अंडररेटेड शाउट है कि अश्विन सबसे अच्छे बॉलर थे। मैं वही कहना था, क्योंकि उन्होंने एक ही विकेट लिया कहने को तो, बट 4 गया प्लस 4.2 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रही है। अकेला वो बंदा था जो कि होल्ड करके रख रहा था पूरे मैच में। 5 से कम की इकोनॉमी शायद सिर्फ अश्विन की थी और किसी की बॉलर की भी अश्विन नहीं का थी। बहुत अंडररेटेड वर्ल्ड कप गया है ये, हाँ, एंड परहैप्स ये अश्विन का ओनली वर्ल्ड कप था जब वो अपने पीक पे थे। 11 के वर्ल्ड कप में खेलने को नहीं मिला, 23 के वर्ल्ड कप में खेलने को नहीं मिला, 19 में तो स्क्वाड में नहीं थे। दिस इज द ओनली वर्ल्ड कप वेयर ही कुड डिस्प्ले हिज पावर्स इन द ओडीआई फॉर्मेट। राइट। एंड यहाँ पे एक नाम डेफिनेटली आएगा जो सोचेंगे कि किसने विकेट नहीं लिए, दैट वाज मोहम्मद शामी। एंड इसके पीछे की भी स्टोरी मोहम्मद शामी ने बाद में आके खुद बताई थी। जब उनके पहले 5 ओवर हो गए थे तब उन्होंने 13 रन दिए थे, एंड देन उनके घुटने में इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया कि उन्होंने धोनी से कहा कि मैं दौड़ भी नहीं पा रहा यार, मैं बॉल नहीं डाल पाऊंगा। एंड देन धोनी ने वही फिर से अगेन कॉन्फिडेंस दिया, बोला मैं बिलीव करता हूँ तुम्हारे में। एक टारगेट सेट करते हैं कि अपने 10 ओवर में तुम्हें 60 से ज़्यादा रन नहीं देने। एंड अल्टीमेटली मोहम्मद शामी फिनिश विद 68 रन्स एंड 0 विकेट्स। तो अगेन मतलब आप किस हद तक ही क्रिटिसाइज करोगे यार किसी को, इतना घुटना इतना ज़्यादा गंदी हालत में था उनके कि आप कुछ बोल ही नहीं सकते उनको। बट 328 का टारगेट वॉज अ वेरी बिग माउंटेन टू क्लाइम। एज आई सेड, काफ़ी एक्सक्रिएटर्स ये ऑलरेडी बोल रहे थे कि यार पहली इनिंग्स में ही मैच खत्म हो गया था। इंडिया ने ऐसा नहीं था 300 चेज नहीं करे थे पहले। इनफैक्ट पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी ने ये चीज़ बोली भी थी कि इंडिया वॉज वन ऑफ द फ्यू टीम्स जो कि 300 टारगेट चेस कर लेती थी। बट वही है कि सेमीफाइनल में आके जो प्रेशर था वो क्लियरली हमारे बड़े प्लेयर्स के दिमाग में घुसा था। ग्रुप स्टेज में और क्वार्टर फाइनल्स को मिलाकर इंडिया ने जब भी पहले बैटिंग करी थी हमेशा 300 से ऊपर रन मारे थे। और इस मैच से पहले हर मैच में दूसरी टीम को ऑल आउट भी किया था। हाँ, इस मैच में ना ऑल आउट कर पाए ना 300 क्रॉस कर पाए। या तो ऑस्ट्रेलिया कितनी तगड़ी टीम हुई है सोचो। मतलब वही है ना, आई थिंक उस टाइम पे ये पूरा नैरेटिव भी था कि ऑस्ट्रेलिया इज द टीम टू बीट। एज अ फेवरेट्स थे वो उस पूरे टूर्नामेंट में, काफ़ी डरावने उनका पूरा लाइनअप भी था। बट इंडिया खैर जब बैटिंग करने आती है तो काफ़ी आई वुड से डिसेंट स्टार्ट होता है। काफी तगड़ी स्टार्ट 76 फॉर 0 थे वो लोग 12 ओवर के अंदर। 76 बॉल्स पे 76 रन थे जब धवन आउट हुआ था। अच्छा, ओके। तो आप 6 रन पर ओवर की इकोनॉमी से ऑलरेडी खेल रहे हो। हाँ, तो आई थिंक ओपनर्स ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दे दिया था आपको। बट वही है, क्या वो चीज़ आप कैपिटलाइज कर पाओगे डाउन द ऑर्डर? क्योंकि जब विराट कोहली आते हैं, 13 बॉलें वो खेलते हैं, एंड आउट होने से पहले 1 रन पर आउट हो गए थे वो मिचेल जॉनसन की बाउंसर पे। एंड वहाँ पे बात ये आई थी कि उस बाउंसर से पहले की 10 बॉल उनकी डॉट गई थी, एक भी रन नहीं मारा था उन्होंने। 76 पे धवन आउट हुए थे 12वें ओवर में कुछ में, एंड 15वें ओवर तक 78 रन ही थे। पूरा का पूरा प्रेशर वो विराट कोहली के ऊपर डाल रखा था। एंड जिस तरीके से एम्बियंस क्रिएट करी गई थी, मिचेल जॉनसन को पता है कि वो है ईगो क्लास, तो जानबूझ के बॉलिंग अभी कराई जाए। अभी बीजीटी में लड़ाई हुई है इनकी इतनी। एंड ये भी कई लोग कहते हैं कि वो बाउंसर वाला प्लान भी ऑन पर्पस ही था।
विराट कोहली बाउंसर पे पुल अच्छा मारने लग गए थे उस टाइम तक, उन्होंने टेस्ट सीरीज में ही मारे थे। हाँ, तो ये नहीं कि उनकी कोई वीकनेस थी, वो वीकनेस होती थी कि आप आउटसाइड ऑफ स्टंप उनको कवर ड्राइव करवाओ। बाउंसर क्यों डाली? क्योंकि बाउंसर है ईगो वाला प्ले। अगर आप बाउंसर पे हेलमेट पे मार दोगे ना तो बैट्समैन की ईगो हर्ट हो जाएगी। वो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि ऑस्ट्रेलिया वो ईगो ट्रिक प्ले कर रही है विराट कोहली के साथ। राउंड द विकेट एक का जो एंगल बनता है एक लेफ्ट आर्मर का, जब एक राइट हैंडेड बैट्समैन वहाँ पे बैटिंग कर रहे होते हैं, वो बाउंसर पुट आउट कर रहे हैं। मिचेल जॉनसन चाहते तो वो बाउंसर रिपकेज के भी तो टारगेट कर सकते थे, बट वॉज एंगलिंग अवे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे मुझे उनकी बॉडी पे नहीं मारना। ये टेस्ट मैच नहीं चल रहा कि 100 ओवर तक है तो मुझे बैट्समैन को मेंटली तोड़ना है, अभी मुझे उसकी ईगो को स्ट्रोक करना है। तो मैं बाउंसर मारूंगा लीविंग द बैट्समैन, ताकि जब वो पुल मारने जाएंगे तो एंगल बाहर निकलता टॉपिश लेगा। एग्जैक्टली वही है विराट कोहली के साथ। आई थिंक क्लियरली वही ना उन्होंने गिवन भी कर दिया उस चीज़ में। इट वॉज वेरी स्मार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कि उन्होंने, इनफैक्ट हमने ये चीज़ हमारे पॉडकास्ट पे मिस्टर निशाद वैद्य आए थे, उनने ये चीज़ बोली थी कि जब वो वर्ल्ड कप कवर कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के किसी टीम के कोई पार्ट था, उन्होंने उनसे ये चीज़ बोली थी कि उनके प्लान में ये चीज़ थी ऑलरेडी, मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, कि मिचेल जॉनसन ये बाउंसर डालेगा और फिर विराट कोहली उस पर एज कर सकते हैं। तो क्लियरली वो ईगो प्ले वहाँ पे चल रहा था। बट खैर विराट कोहली आउट होते हैं, अजिंक्य रहाणे बैटिंग करने आते हैं एंड वो 44 रन मारते हैं बट विद अ वेरी लो स्ट्राइक रेट। मेन बात ही मिचेल जॉनसन ने विराट कोहली को आउट किया, उसके जस्ट बाद रोहित शर्मा को भी आउट कर दिया, बोल्ड मार दिया। रोहित शर्मा वाज लुकिंग गुड, पुल का एक छक्का मारा था बहुत तगड़ा, जैसे कि अभी शाहिन अफरीदी को 2023 वर्ल्ड कप में मारा था, एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका था। बट जब वो आउट हो गए उसके बाद रायना बहुत जल्दी आउट हो जाता है अनफॉर्चुनेटली इस मैच में, एंड बात आ गई सिर्फ और सिर्फ धोनी के ऊपर। धोनी ने जो ये इनिंग्स खेली है मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड इनिंग्स है उसके करियर की। 65 नॉट आउट थे, ऐसा भी नहीं क्योंकि नॉट आउट नहीं, आउट हो जाते हैं, रन आउट हो जाते हैं। आर यू श्योर? हाँ हाँ भाई, अच्छा, ऑफ कोर्स 65 रन आउट हो जाते हैं। मेन बात वही थी कि धोनी का जब भी पिवटल कोई रन आउट होता है उनके करियर में, चाहे वो पहला मैच था, चाहे वो 19 का मैच था, चाहे इसमें था, डाइव नहीं मारते। ये भी अब देखो ये है कि हाँ बंदे का कि ट्रेड है नहीं मारते, बट ये क्यों नहीं मारते मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, नाउ दैट आई रिमेंबर, जो वो वीडियो है भी ना उसमें, अगर वो डाइव मारते तो बहुत इजीली शायद बच जाते हैं। बहुत आई थिंक वो उनका था दिमाग में हो गया था कि हारना ही है मैच ऑब्वियसली अब, एंड उसके हिसाब से वो पहले हो गया था। मैं वही कहने वाला था क्योंकि एक तो अंडररेटेड इनिंग्स इसलिए भी है क्योंकि मैंने रहाणे की बात करी, उन्होंने 44 मारे, इट्स नॉट अ बैड स्कोर इन अ वर्ल्ड कप फाइनल, बट एक काफ़ी स्लो स्ट्राइक रेट पे मारे थे। धोनी ने 65 ऑफ 65 बॉल्स मारे थे, प्रॉपर ओडीआई जो इनिंग्स खेली जानी चाहिए उसके हिसाब से उन्होंने रन मारे। मैं तो इसलिए डिफेंड करता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि 19 वाले वर्ल्ड के सेमीफाइनल के इनिंग को क्यों क्रिटिसाइज करते हो। आई विल जस्ट से कि आपने 2015 का धोनी नहीं देखा है। धोनी एक सेम सिचुएशन में थे यहाँ पे और जडेजा ही बैटिंग कर रहे थे साथ में, बट धोनी ने वहां पे जैसा खेला था, कई लोग कहेंगे कि मैच ऑलरेडी हार चुके थे, तो भाई मैच तो 19 में भी हार ही गए ना। धोनी चाहते तो क्या डीप नहीं लेके जा सकते थे गेम को, बट और पता कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि धोनी ने इस मैच को डीप लेके नहीं गए, स्टार्टिंग से हाई स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे। भाई मैं कहता हूँ जाके स्कोर चेक करो, कितने रन चाहिए थे, किस रन रेट बहुत ज्यादा हो गई थी। तो जो लोग कह रहे हैं कि धोनी ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके थे डिफीट, एक्चुअली में धोनी जीतने के लिए खेल रहे थे। एक टाइम पे रन रेट 12 तक की हो चुकी थी, तो धोनी क्या करेंगे, आराम से खेलेंगे उसमें, तो काफी डिफिकल्ट हो गया। उन्होंने 19 में करी, इट डिड नॉट पे ऑफ। प्लस आई थिंक एक और चीज जो मैंने नोटिस करी, ऑस्ट्रेलिया के लास्ट के 3 खिलाड़ी जो थे बैटिंग करने जो आए थे, उन्होंने 50-50 रन मार दिए कुल मिला के। यहाँ पे हमारे लास्ट के 5 प्लेयर्स जिसमें 2 ऑलराउंडर्स थे, अश्विन और जडेजा, वो सारे कुल मिला के 22 रन बना पाए थे। नीचे डाउन दी ऑर्डर भी बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं आया धोनी के बाद। अल्टीमेटली जो इनएक्सपीरियंस वाली डिबेट थी वो इस मैच में आके एक्सपोज हो गई। मेन बात वही थी, इंडिया एक बहुत ही अनकैरेक्टरिस्टिक वे में ऑल आउट हो जाती है, जो कि पहली बार हुआ इस वर्ल्ड कप में वंस अगेन। जो चीजें गलत हो सकती थी वो सारी इसी मैच में हो गई है। बट क्या ये कोइंसिडेंस है? अब हम लोग यहाँ से अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं कि क्या ये अंडरडॉग वाला कर्स था या फिर सही में चोकर्स थी इंडिया। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया ये वर्ल्ड कप हारी है। एक बहुत बड़ा रीजन जो होगा, जो कि एक ट्रेंड बन गया था, लोग कहेंगे, मैं तो नहीं मानता इसको रीजन एग्जैक्टली, बट विराट कोहली की जो एक नैक बन गई थी कि वो बिग गेम से चोक कर रहे हैं, वो यहीं से शुरू हुआ था। इसके बाद 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी वो चीज़ आई थी। 23 वर्ल्ड कप में भी कई लोग कहेंगे कि 50 तो मारी, लेकिन बैटिंग करनी चाहिए थी। बट वो बीच में एक वो हवा बन गया था विराट कोहली का कि ये बड़े मैच में परफॉर्म नहीं करते, विच आई नेवर अग्रीड विद। T20 वर्ल्ड कप को जाके देखो, उसी टाइम पे हो रहे थे, हर जगह 50 आ रही थी उनकी। लोग WTC फाइनल कराने लग जाएंगे फिर, लेकिन तो आई थिंक ये एक इनवैलिड चीज़ थी। एंड मेन इशू था कि उसमें फिर वो अनुष्का शर्मा के ऊपर वो पूरा डाल दिया गया था। पूरा जो
जब हुए थे तो आई थिंक काफ़ी हद तक ब्लेम भी पूरा विराट कोहली पे आ गया था कि आपके स्टार खिलाड़ी हैं, उन्होंने आके इतनी गंदा परफॉर्म करा। एंड सारे एक्स क्रिकेटर्स वो भी यही कह रहे थे कि थोड़ी पेशेंस दिखानी चाहिए थी विराट कोहली को, क्लियरली वो ईगो प्ले था। सारे क्रिकेट एक्स क्रिकेटर्स ने भी उस टाइम पे ये चीज़ रियलाइज़ कर ली थी कि क्लियरली ईगो प्ले था ये। उसके अंदर मिचेल जॉनसन ट्राई कर रहे थे कि वो थोड़ा निकाल के लाए विराट कोहली को, और उन्होंने क्लियरली गिवन कर दिया। वही है ना, वो टू साइड्स ऑफ अ कॉइन है। विराट कोहली का करियर ही उनकी ईगो का बना है। तो अभी भी जब वो छठी बॉल के स्टंप की बॉल को चेस कर रहे होते हैं टेस्ट मैच में, अब बार बार वो एज ला के आउट हो रहे हैं पीछे, तो वो ईगो प्ले ही तो है, और क्या है वो, और कोई रीजन थोड़ी है। प्लस आई थिंक छोड़ नहीं सकते उस बॉल उस टाइम पे अगर आपने 2 महीने पहले ही उसी बॉलर को इतना पीटा हो वैसी बॉल्स पे ही, तो फिर आप क्लियरली उस कॉन्फिडेंस में होगे कि आप उस चीज़ को वापस एप्लीकेट कर सकते हो। बट आई थिंक ये यहाँ पे इनएक्सपीरियंस दिख जाता है। अगर विराट कोहली आज की डेट में अगर उनके साथ ऐसा होगा तो विराट कोहली इस ट्रैप पे फॉल नहीं करेंगे। अब उनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो इनएक्सपीरियंस दिख हाँ, मतलब वही ऐसी चीज़ें काफ़ी एज के साथ आती हैं। मतलब ये बहुत ऑब्वियस भाई, हम बैठे बैठे चीज़ को देख सकते हैं। और हमारे पास ऐसे गेस्ट आ चुके हैं जो कि वहाँ पे इनसाइडर थे वहाँ पे उस टाइम पे, उन्होंने कंफर्म करी ये चीज़। तो अगर ये हमें टीवी पे देख के पता चल रहा तो विराट कोहली को पता नहीं होगी ये चीज़ का। एंड वही आई थिंक उसके बाद जब वो आउट हुए थे, जो पूरे वो फुटेज भी तुरंत वही दिखाया था। पहले विराट कोहली आउट होते जा रहे, वापस अनुष्का शर्मा को दिखाया था, वो कुछ ऐसे थी। एंड पूरा इंडिया में वो पूरा ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया कि आप गर्लफ्रेंड को लेके जा ही क्यों रहे हो ऐसी जगह पे वर्ल्ड कप पे। वाइफ सबकी अलाउड थी। ये रवि शास्त्री ने भी कुछ टाइम पहले ही मेरे इंस्टा फीड पे रील आ गई जिसमें रवि शास्त्री कह रहे थे कि सबकी वाइफ्स अलाउड थी वहाँ पे। एंड विराट कोहली स्पेसिफिकली मेरे पास है, उन्होंने कहा कि कैन आई ब्रिंग माई गर्लफ्रेंड ऑल्सो। एंड तब रवि शास्त्री ने कहा वाई नॉट ऐसे करके। बट वही क्लियरली ऐसे टाइप के जो डिसीजंस होते हैं, ऑब्वियसली सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, सबका अपने ओपिनियंस होते हैं उस चीज़ को लेके। बट इंडिया में जो ऑडियंस थी उन्होंने बहुत अच्छे से रिसीव नहीं करा इस चीज़ को, जो कि आई थिंक इट वाज क्वाइट बेसलेस, क्योंकि जब तक वो रन मार रहे थे तब तक सब सही था। अब एक मैच में आउट हो गए तो प्रॉब्लम हो गई। एग्जैक्टली। बट जो मेन रीजन है उनके ऊपर आते हैं। सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रीजन ये होगा, क्या ऑस्ट्रेलिया में 3-4 महीने लगातार खेलना वॉज काउंटर प्रोडक्टिव। ये एक बहुत अंडररेटेड ओपिनियन है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप हमेशा ये चाहोगे, आपको तो लगेगा कि ये तो ड्रीम है कि आपको जिस कंट्री में वर्ल्ड कप खेलना उससे पहले 3-4 महीने लगातार को वहाँ पे खेलने को मिल रहा है। हाँ। बट जो फटीग सेट इन हुआ उसके चक्कर में, अगर आप इन हाइंडसाइट चीज़ें को कनेक्ट करोगे, ईशांत शर्मा की इंजरी, मोहम्मद शमी की इंजरी, एंड धोनी ने वो सेमीफाइनल हारने के बाद कहा है कि कई सारे प्लेयर्स को थोड़े हेयर एंड देयर निगल्स थे। वो क्यों थे? क्योंकि आप लगातार ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए आ रहे थे हर फॉर्मेट। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ओवर एक्सपोजर मिल गया वहाँ पे। प्लस आई थिंक ईदर वे ना, जब वर्ल्ड कप से पहले सब लोग ऐसा सोचते हैं कि आपको तो जम के प्रिपेयर करना चाहिए, लगातार हर दूसरे दिन मैच होना चाहिए, आपका मैच प्रैक्टिस होनी चाहिए। इट इज़ एक्चुअली नॉट लाइक दैट। विराट कोहली ने 2023 वर्ल्ड कप से पहले जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज थी लास्ट 3 मैचेस वाली, वो मिस करी थी। एंड उसके बाद भी ही वेंट ऑन टू हैव अ हिस्टोरिक वर्ल्ड कप कैंपेन। वो इसलिए क्योंकि सारे प्लेयर्स को पता होता है कि क्या एक राइट मिक्स क्या है, कितने आपको मैचेस खेलने, कितने नहीं खेलने, कि आपका दिमाग भी एकदम फ्रेश रहे। सिर्फ बॉडी फ्रेश नहीं होनी चाहिए, आपका दिमाग भी फिट होना चाहिए मैच खेलने के लिए। तो प्रॉब्ली वो 4 महीने जो लोग रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसमें शायद वो फिजिकली तो चलो प्रॉब्लम्स आई थी, बट मेंटली भी प्रॉब्लम्स आई थी। शायद लोग अग्री ना करें इससे, क्योंकि वंस अगेन ये बहुत एक काउंटर इंटुइटिव थॉट है। बट अगर आप टीम के डायनामिक्स को स्टडी करो एंड अगर आप इंजरीज देखो कितनी हुई थी, तो एक बहुत सॉलिड रीजन आई थिंक धोनी ने भी काइंड ऑफ इनडायरेक्टली हिंट करा था। हाँ, इनडायरेक्टली करा था। एंड बहुत रेयरली ऐसा होता है, मैंने कभी ये नहीं सुना किसी टीम से कि हमें कुछ ज्यादा ही खेलने को दे दिया गया जिस कंट्री वर्ल्ड कप हो रहा है वहां पे, इसकी वजह से हम हार गए। बट ये दिस कुड बी अ रीजन। नेक्स्ट रीजन जो कि एक बहुत ही ऑब्वियस रीजन है एंड इसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, विच इज कि ऑस्ट्रेलिया वर जस्ट टू गुड। ऑस्ट्रेलिया का ओडीआईज में ये जो वर्ल्ड कप था, ये उनका पीक era था उस टाइम, उस जनरेशन का। बीच में लोग एक मैच हारे थे न्यूजीलैंड से, बहुत ही क्लोज मैच हुआ था, अभी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट सेगमेंट। बट देयर वाज नो डाउट कि ऑस्ट्रेलिया इज द फेवरेट इन दिस वर्ल्ड कप। सबको पता था कि यही वो टीम होने वाली है। एंड वंस अगेन मैं इस बात को रिआइटरेट करना चाहता हूँ, जब हम सेमीफाइनल्स में आए थे हमें पता था कि हम स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है इस टीम को बीट करने के लिए। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इंडियंस ये चीज़ फील कर रहे होते हैं क्रिकेट में। शायद ये लास्ट टाइम ऐसा था, बट ये बहुत क्लियर फीलिंग मुझे डेफिनेटली याद है सब। प्लस आई थिंक आइदर वे यार, अगर आप घर पे खेल रहे हो तो आपका एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। यू आर मोर फेमिलियर टू दोस कंडीशंस। मतलब मैं तो नहीं मानता कि ओडीआई फॉर्मेट में इसका इतना फर्क पड़ता है, जब इंडिया के पूरे फैंस स्टेडियम में भर रखे हों। तो
एंड SCG जैसी पिच हो, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, तो बहुत हद तक नलीफाई चीज़ें हो जाती हैं। या अगर ऐसे होता तो 2023 वर्ल्ड कप में हम क्यों नहीं जीते फाइनल्स, अगर इतना ही फर्क पड़ता है। बट हमने बॉटल करा ना, हाँ, हमने बॉटल करा। That is why people say ना हमने bottle करा। We were clearly the better side ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया वर clearly the better side in अपना 2015, we were also clearly the better side by a distance। इनफैक्ट कहेंगे लोग कि 23 वर्ल्ड कप में तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का गैप और ज़्यादा था एज कम्पेयर टू 2015 वर्ल्ड कप। एटलीस्ट इंडिया सारे मैचेस जीतते हुए आ रही थी। बट वही है भाई, बिग ओकेशन में बिग टीम होती है ना, वो ऑस्ट्रेलिया थी, वो क्लियरली डिफरेंस था। आप डायरेक्ट हिटों का रनआउट मार, धोनी को डायरेक्ट हिट पर रनआउट मार दिया। आई थिंक एक और भी कोई रनआउट हुआ था डायरेक्ट हिट पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब ये बिग गेम्स में डायरेक्ट हिट पे रनआउट मारना, स्टीव स्मिथ ने डायरेक्ट हिट पे रनआउट मारा था किसी को, रहाने थे या पता नहीं कौन थे, रायना थे, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। बट ये कोइंसिडेंस थोड़ी है। ट्रेविस हेड ने जो डाई मारे कैच पकड़ लिया फाइनल्स के दिन पे, वो बिग मैच डीएनए है इनके अंदर यार, वो दिखता है क्लियरली। मिचेल जॉनसन ने दोनों मेन प्लेयर्स, कोहली और वो दोनों को निकाल दिया। बैटिंग में भी परफॉर्म कर बैटिंग में स्टीव स्मिथ ने 100 मार दी भाई आकर। तो वो बिग गेम पे इस टीम को पता था। वो तो चलो हर टीम को ही ऑस्ट्रेलिया की पता होता है, बट दे वर क्लियरली द सुपीरियर टीम। तो हम हारे भी तो चलो वर्ल्ड चैंपियन से हारे, एक वो बात है। जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, सबसे बड़ा पॉइंट जो कि यहाँ पे होने वाला है, और अदर लेट्स गेट डन विद द इजियर पॉइंट हियर, लैक ऑफ बैटिंग डेप्थ। मतलब लैक ऑफ बैटिंग डेप्थ क्यों हम कह रहे हैं ऐसा? 6 पे धोनी आए थे, 7 पे जडेजा, एंड देन 8 पे अश्विन। क्योंकि उस टाइम पे जडेजा वाज नॉट द जडेजा दैट वी नो ऑफ टुडे। जडेजा की बैटिंग प्रोग्रेस 15 वर्ल्ड कप में इतनी ज्यादा प्रूवन नहीं थी, वो दिख भी जाएगा आपको बैटिंग से। एंड अब वो बिग रिवील है, जडेजा किसी जगह पे आए थे भाई, या इट वाज युवराज सिंह। आई थिंक यहाँ पे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करता। प्लस इसके पीछे भी रीज़न ये था, एंड धोनी ने ये चीज़ बोली थी। एंड ओडीआई के जो फील्डिंग रूल्स जो चेंज हुए थे, जिसमें फिर वो 4 ही प्लेयर्स अलाउड होते थे आउटसाइड द 30 यार्ड सर्कल, उसके चक्कर में धोनी ने बोला था कि हमारा जो 5th बॉलिंग ऑप्शन होना चाहिए वो थोड़ा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ज़्यादा इकोनॉमिकल हो, ज़्यादा रन्स ना दे। विकेट्स लेना ले वो बात की बात है, पर ज़्यादा रन नहीं देने चाहिए क्योंकि सिर्फ 4 ही फील्डर होंगे बाहर। बिल्कुल वैलिड रीजन दिया है, या बहुत ही टेक्निकल रीजन दिया है, बट मैं डिसएग्री करता हूँ उस चीज़ से, क्योंकि बैटिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो गई भाई। बैटिंग कॉम्प्रोमाइज़ हुई और आपका युवराज सिंह को ऑलराउंडर की तरह ट्रीट कर रहे हो। युवराज सिंह जब इंडियन टीम में आए थे तो वो एज एन ऑलराउंडर नहीं आए थे। इनफैक्ट हमने जो 2011 का वर्ल्ड कप के पॉडकास्ट बनाया भी था, वी क्लियरली प्रूव्ड इट कि हाउ युवराज सिंह 2011 के वर्ल्ड कप में भी एज एन ऑलराउंडर नहीं थे। उस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले धोनी ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं रैना को प्रेफर करूंगा क्योंकि रैना ज्यादा ओवर देते हैं मुझे निकाल के। तो युवराज की बॉलिंग तो कंसिडर भी नहीं करी जा रही थी। युवराज की बॉलिंग तो वो वर्ल्ड कप के दौरान, क्योंकि वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए, तो उनका एज एन ऑलराउंडर ट्रीट करे जाने लगा। और अगर आप ये मुझे बता रहे हो कि जडेजा को मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि युवराज सिंह की बॉलिंग उतनी इकोनॉमिकल नहीं है, सही बात है, जडेजा की बॉलिंग फार बेटर है, बट क्या युवराज सिंह द बैटर को आप एकदम ही डिसरिगार्ड कर दे रहे हो? क्या युवराज सिंह सिर्फ बैटिंग के बलबूते पे अपने टीम में जगह नहीं बना सकते? शायद नहीं बना सकते थे उस टाइम पे, रैना बेटर फॉर्म में थे, बट एटलीस्ट साफ साफ ये चीज़ बोली है। फिर डू यू थिंक कि वो रहाने की जगह बना सकते थे एट नंबर 4? रहाने भी उस टीम में उस टाइम पर रेगुलरली लूप में थे, एंड रहाने के भी कुछ क्रूशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, बट क्लियरली 2011 वर्ल्ड कप में सचिन, सहवाग, गंभीर, कोहली, युवराज, धोनी और फिर या तो रैना फिर यूसुफ पठान, 7 प्रॉपर बैटिंग ऑप्शंस थे, प्लस हरभजन सिंह या फिर अश्विन। यहाँ पे धोनी के बाद जडेजा आ रहे थे, जो कि युवराज सिंह के कंपैरिजन में एक सिग्निफिकेंट डाउनग्रेड थे। बैटिंग डेफिनेटली, बॉलिंग में बेटर थे, विच इज वाई यहाँ पे हम लोग हर मैच में ऑल आउट कर रहे थे टीम्स को, जो कि 11 वर्ल्ड कप में नहीं कर पा रहे थे। बट जब आपको बैटिंग में एक्सपीरियंस की जरूरत थी, तो क्या धोनी के अलावा उतने सारे खिलाड़ी थे? बात वहीं पे आ गई। अब यहाँ से जो लास्ट पॉइंट होने वाला है, इनएक्सपीरियंस इन द स्क्वाड। एंड आई थिंक यहाँ पे ना वही, मतलब आप क्रिटिसाइज इसको अब कर सकते हो, गोइंग इनटू दैट वर्ल्ड कप प्रॉब्ली लोगों ने बहुत ज़्यादा रियलाइज़ नहीं करोगी ये चीज़ की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी इसके चक्कर में। बट युवराज सिंह एंड पीपल वुड ऑल्सो से गौतम गंभीर, क्योंकि उनकी एज भी धोनी जितनी थी। अल्टीमेटली विराट कोहली, रोहित शर्मा जो थे, इवन धवन आप कहना चाहो, जो मैच मैटर करता था उसमें थोड़ा बहुत तो चोक वो हुआ ही है ना। जैसे विराट कोहली का तो क्लियरली वो ईगो प्ले था ना। तो धवन का भी मुझे याद है जब आउट हुआ था, अगर आप उस मैच की हाईलाइट देखोगे तो कमेंटेटर्स की कमेंट्री सुनना उस टाइम पे, कहते हैं कि क्या जरूरत थी इसकी, क्या कराई एकदम से। ओके, रोहित शर्मा का कह सकते हो कि हाँ बॉल थोड़ी ठीक, मतलब भाई वो हमेशा कहते हैं रोहित शर्मा की, बट बॉल जनरली थोड़ी ठीक थी। एंड
जब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे आप आ जाते हो ना, तो फिर आपका एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है, विच इज़ वाई धोनी के सबसे ज़्यादा रन थे इस मैच में। एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस क्यों था? क्योंकि आपने गाइज लाइक युवराज सिंह और गौतम गंभीर को नहीं लिया। अब क्यों नहीं लिया, इसमें ये पॉइंट आएगा जो हम लोग कह रहे हैं युवराज सिंह क्या जगह बना सकते थे अपनी। वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले तक देयर वाज नो चांस कि युवराज सिंह स्क्वाड के अंदर भी हों, क्योंकि उन्होंने अपना लास्ट ओडीआई मैच 2013 दिसंबर में खेल लिया था। उसके बाद से उन्हें एक साल तक बिल्कुल लूप में रखा ही नहीं गया ओडीआई के। गौतम गंभीर ने 2013 जनवरी में खेल लिया था, तो 2 साल तक वो ओडीआई के बिल्कुल लूप में थे ही नहीं। तो अब आप क्वेश्चन इस चीज को कर सकते हो कि आपने उनको लूप में क्यों नहीं रखा। यू कैन नॉट क्वेश्चन कि आपने उनको स्क्वाड में क्यों नहीं लिया। मेन बात वही है कि लोग डिफरेंट क्या करते हैं। हमने जब लास्ट टाइम पॉडकास्ट बनाया भी था धोनी का, जो ये पूरा सीन हुआ था, तो उसमें कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कमेंट्स में कि आपको क्या पता नहीं, आपने रिसर्च नहीं करी है कि 15 वर्ल्ड कप से पहले इसमें से कोई टीम में था ही नहीं, तो लास्ट वन पे क्यों लेके आए। बट आई थिंक यू आर मिसिंग द पॉइंट ये था ही नहीं। ऑफकोर्स अगर 2014 में 2013 में रोहित शर्मा, रहाणे, धवन, कोहली ये सब लोग खेल रहे हैं, तो लास्ट वन पर अगर आप कह दोगे कि हम गंभीर और युवराज को वापस लेके आ रहे हैं, तो वही बेवकूफ़ी ही है। वो तो बिल्कुल सही कह रहा धोनी ने। पॉइंट ये है कि आपने पहले से मन क्यों बना रखा था 3 साल पहले से कि हमें निकालना है इन लोगों को। मेन इशू वहां पर आता है। आपने एक प्री डिटर्मिन्ड स्ट्रैटेजी के साथ आप गए थे कि हमें इनको नहीं रखना है, एंड फेयर आपको सक्सेस मिला उससे 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में। बट आपके टीम के खुद के प्लेयर्स ये कहते हैं कि हम वो टूर्नामेंट जीतने के लिए नहीं गए थे। तो क्या ये एक फेयर स्ट्रैटेजी है कि मतलब अब यूजुअली कोई भी इंटरव्यू सुनोगे तो प्लेयर्स कहते हैं हम हर मैच में अपना 120% देना चाहते हैं और हम हर टूर्नामेंट को जीतने के लिए खेलते हैं। बट क्या प्रिपरेशन और स्क्वाड उस लेवल की थी? फैक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के लेवल की स्क्वाड नहीं थी हमारे पास, एंड हम अल्टीमेटली एक ही मैच में क्यों हारे हैं? क्योंकि जब बिग ओकेशन, बिग प्लेस की जरूरत थी, तब धोनी के साथ उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। काफ़ी लोग यहाँ पे हरभजन सिंह का भी लोग सोचेंगे अभी तक हम लोग उनका नाम ले रहे हैं, अब क्यों नहीं ले रहे। आई वुड प्रॉब्ली से क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में इंक्लूडिंग द फाइनल अश्विन ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो एक वो जो स्पॉट था जहाँ पे हरभजन सिंह प्रॉब्ली आ सकते थे टीम के अंदर, क्योंकि जडेजा एज एन ऑलराउंडर आए थे प्रॉपर, वो फिर नहीं बनती थी उनकी जगह। वो भी वियर्ड है क्योंकि हरभजन सिंह फिर 2015 में ही वर्ल्ड कप के बाद एक ओडीआई सीरीज में वापस आ जाते हैं, और फिर 16 के T20 वर्ल्ड कप में स्क्वाड में होते हैं। तो फिर अभी क्यों बाहर थे एग्जैक्टली? तो या तो बाद में ही मत लो, फिर एक यंगस्टर को चांस दे ही दो फिर। तो मतलब वही ये जो पूरा धोनी के जो 2-3 साल थे ना कप्तानी के बीच के, ये इसीलिए इतने कॉन्ट्रोवर्शियल, इतने कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि आपका मेन क्वेश्चन मार्क ही ये कि आपने सारे लेजेंड्स को पहले ही सोच रखा था कि आपको हटाना है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए ना, वो काइंड ऑफ एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देती होगी लोगों को कि हाँ हम इस स्क्वाड के साथ ये चीज़ कर चुके हैं, पहले तो दोबारा कर लेंगे। बट वर्ल्ड स्टेज पे जब आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे उनके घर पे, और उनके स्क्वाड जिस लेवल की है, देखो आप जब भी एक वर्ल्ड कप खेलने उतरते हो, स्पेशली फॉर अ टीम लाइक इंडिया, फॉर अ बोर्ड लाइक बीसीसीआई के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है ये बोलना कि हम एक ऐसी स्क्वाड लेके वर्ल्ड कप में उतर रहे हैं जो कि जीतने लायक नहीं है, फेवरेट्स नहीं है। बट इस बार ये सीन था, तो ये सीन क्यों था? मेन पॉइंट ही वही है, क्योंकि आपने 3 साल पहले से ही मन बना रखा था कि हमें यंगस्टर्स ही खिलाने। प्लस योगराज सिंह ने भी बहुत अच्छे से इस चीज़ को बोला था कि जब आप टीम बनाते हो तो आप 5-6 यंगस्टर्स लेते हो एंड देन उसके साथ 5-6 सीनियर्स लेते हो, ताकि वो चीज़ ऑपरेट कर सके, लोग टीम फंक्शन कर सके प्रॉपरली। वो MS धोनी ने नहीं करा इस बार। हरभजन सिंह ने तो बहुत लेट में आके ऐसा ही बोला था कि हमें क्यों नहीं खिलाया गया वो वर्ल्ड कप, एजेंडा था, हमारे ही एज का एक और आदमी खेल रहा था तो हमें क्यों नहीं खिलाया गया। या ऑब्वियसली इट वाज MS धोनी, बट इट वाज क्वाइट क्लियर कि लोग अपसेट थे इस चीज़ से। डू यू हैव एनी अदर पॉइंट? नहीं, आई थिंक मेरे पास एक और पॉइंट है। जो एक्स क्रिकेटर्स थे, अजरुद्दीन, इवन हरभजन सिंह उस टाइम पे, उन सब ने ये चीज़ बोला था कि धोनी ऊपर बैटिंग करने क्यों नहीं आया। उनने बोला कि अगर 2011 वर्ल्ड कप के टाइम पे धोनी ऊपर आके कमान संभाल सकते हैं, तो इस टाइम पे जब ऊपर के 3 प्लेयर्स नहीं चले थे तो फिर वो बैटिंग करने क्यों नहीं आए। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ 19 वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में, बट इस वर्ल्ड कप में नहीं। वाई? फर्स्टली क्योंकि 19 वर्ल्ड कप में देयर वर बेटर प्लेयर्स दैट हैड मोर एक्सपीरियंस बाय दैट टाइम। जडेजा को भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था, तो डेप्थ का इशू कंपैरेटिवली बेटर था। उसमें लैक ऑफ एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा था उस टाइम पे, जब ये अपना ऋषभ पंत को बीच में ले आए थे टीम में, 4 कीपर खिला दिए थे। यहाँ पर मिडिल ऑर्डर अभी तक परफॉर्म करता हुआ आ रहा था। उस वर्ल्ड कप में तो ये सीन था कि मिडिल ऑर्डर टेस्ट ही नहीं हुआ है। 15 वर्ल्ड कप में अगर आप नोटिस करोगे तो ऑलमोस्ट हर बंदे ने कंट्रीब्यूट करके दिया है। 19 वर्ल्ड कप वाला इशू नहीं था इस वर्ल्ड कप में।
तो जब बीच में, और रायना कम एक्सपीरियंस थोड़ी है, उस टाइम तक तो एक वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस उनके पास था ही ना। तो जब रायना वहाँ पे खेल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर? रहाणे जब पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं वहाँ पर उस पोजीशन पे, कोई इशू नहीं है फिर। अच्छा, आई एग्री विद दिस। मेरा भी यही ओपिनियन था। प्लस MS धोनी ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ बोली थी कि इस टाइम पे अगर आप टीम को देखोगे तो अगर हम लोग रहाणे को बोल देंगे वापस कि अब आप 6 पे आके बैटिंग करो, तो वो इतनी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लेने के लिए, जो कि उनके नेचुरल गेम से भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इट वुड बी टू बिग फॉर हिम। प्लस यहाँ पे सब लोग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही खेल रहे हैं। हाँ, राइट। वहाँ पे ऋषभ पंत को ऊपर भेजना है, दिनेश कार्तिक को ऊपर भेजना है, तो इससे अच्छा धोनी को ही भेज देते हैं, बात वो वाली आ जाती है। तो वहाँ पे कोई परफॉर्मिंग नंबर 4 था नहीं, यहाँ पे चल रहा था काम सही से, तो उसको चलती हुई गाड़ी को क्यों रोकना है? तो यहाँ पे तो मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ इस पॉइंट से। आई थिंक धोनी ने, भाई 2015 वर्ल्ड कप ऐसा वर्ल्ड कप है जहाँ पे मैं धोनी को पूरा डिफेंड करता हूँ, एक्सेप्ट कि इन्होंने 2012 से मन क्यों बना लिया था अपना। बाकी तो हर चीज़ पे मैं धोनी को डिफेंड करता हूँ यहाँ पे, जो कि 19 में थोड़ा उल्टा होता है, बट यहाँ पे तो आई थिंक धोनी एक लोन वॉरियर थे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी इंडिया ट्रबल में होती थी तो, एंड काइंड ऑफ रायना ने थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया उनको। बट मेन इशू मुझे लगता है अभी भी वही रहेगा कि प्रिपरेशन में आपने पहले से मन क्यों बना रखा था। दिस इज समथिंग दैट वी विल नेवर नो। एंड खैर इन्हीं रीजंस की वजह से हम लोग सेमीफाइनल में बाहर होते हैं। एंड आज तक लोग इस पूरे वर्ल्ड कप को एक सॉर्ट ऑफ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि एक अच्छा चांस था हमारे पास, बट हम अनफॉर्चुनेटली हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाए। बट एट द सेम टाइम मतलब मैं ये सेगमेंट खत्म करूंगा ये बोल के कि किसी भी इंडियन फैन के दिल में कोई मलाल नहीं है इस चीज़ को लेकर। हाँ, डेफिनेटली रिग्रेट नहीं है सच, क्योंकि रिग्रेट जो होना है, जो सबसे बड़ा रिग्रेट है वो यही है कि आपने लेजेंड्स को क्यों नहीं खिलाया। बट जब एक बार वर्ल्ड कप में घुस चुके हो ना, उसके बाद जो स्क्वाड थी सबको पता था कि क्या होने वाला है। तो ये वन ऑफ दोज रेयर टूर्नामेंट्स है जहाँ पे हमें पता था कि रिजल्ट क्या होने वाला है, हम नहीं जीतने वाले। एक्चुअली हम यहाँ से लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं, जरा सा 5-10 मिनट स्पेंड करते हैं। एंड ये सेगमेंट की शुरुआत में इसलिए करूँगा, ये चीज़ मैं जानबूझ के पहले नहीं बोली थी। एक बहुत ही ऑनेस्टली एज अ क्रिकेट फैन अगर मैं एक पर्सपेक्टिव दूँ, दिस वर्ल्ड कप वॉज नॉट अबाउट इंडिया। थोड़ा हार्श पर्सपेक्टिव है, कहेंगे कि हम डिफेंडिंग चैंपियंस थे। अगर आप देखो तो यहाँ पे स्पॉटलाइट इंडिया डिजर्व नहीं करती थी। देयर वर टू मेनी थिंग्स, देयर वर टू मेनी प्लेयर्स, टू मेनी कंट्रीज, टू मेनी गेम्स जो कि गेम को रेवोल्यूशनाइज कर रही थी। यस, हम लोग अनबीटन थे तब तक, लेकिन जो लाइमलाइट थी वो कोई और डिजर्व करता है। ये वन ऑफ दोज रेयर वर्ल्ड कप्स है जहाँ पे इंडिया वर नॉट एट द फोरफ्रंट इन माई ओपिनियन। अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, क्योंकि ये पता है हम लोग यूजुअली किसी भी वर्ल्ड कप के लिए अलग से ऐसा सेगमेंट नहीं रखते जिसमें हम लोग अलग टीम्स को डिस्कस कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम इंडिया। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली करना चाहता हूँ बिकॉज देयर वर टू मेनी थिंग्स दैट वर हैपनिंग जहाँ पे बाकी कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट कर रही थी। ब्रेंडन मैकलम की पहले बातें कर, रोहित शर्मा ने 2023 वर्ल्ड कप में जो सेल्फलेस इंटेंट दिखाया है ना, वो शायद बच्चों को पता नहीं होगा, लेकिन मैकलम ने वो चीज़ शुरू ऑलरेडी कर दी थी। जिस तरीके की बैटिंग मैकलम ने करके दिखाई है इस वर्ल्ड कप में, रेवोल्यूशनाइज जिस तरीके से पावर प्ले बैटिंग को करा है, वो रोहित शर्मा ने भी नहीं करा है। उनकी प्रॉपर वही, जैसे हम लोग रोहित शर्मा के लिए कहते हैं कि उनकी इंटेंट वाली जो मैटर करती है इनिंग्स, स्टार्टिंग से आके अगर आप एक अच्छा स्टार्ट दे दोगे पूरी टीम को, तो फिर बाकी टीम कैपिटलाइज कर सकती है उस चीज़ पर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी भी जाकर एक बार न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल मैच की हाइलाइट्स देखना और उसमें मैकलम की बैटिंग देखना। कुछ 20 समथिंग बॉल्स पे 59 बनाए थे, 226 के स्ट्राइक रेट से खेले थे वो। डेल स्टेन को स्टेप आउट करके रूफ पे टक करके छक्का मारा था जब 150 की स्पीड से बॉल आ रही थी। ऐसा लगता है ना कि मैकलम के दिमाग में डर है ही नहीं। इनफैक्ट मेरी सबसे आइकॉनिक मेमोरी मैकलम के लिए क्या है, ग्रुप स्टेज का मैच था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, लो स्कोरिंग थ्रिलर था एक, जिसमें केन विलियमसन ने छक्का मार दिया था, फिर वो जीत गए थे, न्यूजीलैंड जीत गई थी। मैकलम को मैंने एक चीज़ पहले बता रखी है, फोर आर्म पे एक बॉल पड़ी थी, आई थिंक मिचेल जॉनसन की थी, मिचेल स्टार्क की थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, और खून आ रहा था पूरा, बहुत कस के इम्पैक्ट पड़ा था, सूज गया था पूरा फोर आर्म, और नेक्स्ट बॉल पे उन्होंने स्टेप आउट करके कवर्स के ऊपर से छक्का मारा था सेम बॉलर को। मैकलम ने जिस तरीके से लीड किया था न्यूजीलैंड को, इफ देयर वाज वन स्टार वो मैकलम थे इस पूरे वर्ल्ड कप के नैरेटिव में। ऑस्ट्रेलिया का कोई बंदा नहीं था। माइकल क्लार्क ने रिटायरमेंट अनाउंस कर रखा था पहले से, लाइमलाइट मैकलम के ऊपर थी, वो भी को-होस्ट थे इस वर्ल्ड कप। हाँ, आई थिंक काफ़ी एक अंडरडॉग स्टोरी भी चल रही थी उनकी पूरी, कैसे वो इतनी आगे तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उस टाइम तक भी लोग एक्सपेक्ट करते नहीं थे ऐसा कि न्यूजीलैंड फाइनल 4 में आ जाएगी या फिर फाइनल तक पहुंच जाएगी। वो बाद में एक सीन बन गया कि
न्यूजीलैंड एक डार्क हॉर्स होती है हर वर्ल्ड कप के अंदर, वो हमेशा पहुंचेंगे लास्ट 4 के अंदर, कई बार फाइनल में भी पहुंच जाएंगे। तो वो चीज़ बाद में जाके सेटल इन हुई थी, बट उस चीज़ को स्टार्ट प्रॉब्ली ब्रेंडन मैकलम की कैप्टनसी के अंडर ही वो चीज़ हुई थी। और ये बहुत सारे आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस थे। सऊदी ने 7 विकेट लिए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो एक बहुत ही मेमोरेबल एक परफॉर्मेंस थी। मार्टिन गप्टिल, क्रिस गेल, इन लोगों ने 200 मारी है। ये भी पहली बार हुआ था कि वर्ल्ड कप में 200 बन रही है। 1 सेकेंड क्यों बन रही? क्योंकि रूल्स का बहुत फर्क आया था यहाँ पर। पाटा विकेट्स भी थी। फर्स्ट टाइम हम देख रहे थे कि T20 मोड में ट्रांजिशन कर रहा है धीरे धीरे ओडीआई। तो 200 बनने लग गई है। मुझे याद है उस टाइम पे ये दिस इज द ओनली टाइम जब मैंने वो फैंटेसी प्रीमियर लीग खेला था। अच्छा, ओके। जो इसका होता था वर्ल्ड कप, जो भी कहते थे उसको उस टाइम पे, और उसमें मैंने गलती से मार्टिन गप्टिल को रख लिया था टीम में, और मैं चेंज करना भूल गया था, और उसी मैच में 200 मारती थी। तो मैं बड़ा खुश हुआ था कि भाई ऐसा हो गया। क्रिस गेल ने 200 मारी थी उस पूरे टूर्नामेंट में। संगकारा ने 4 लगातार 100s मारी थी, वो भी रिकॉर्ड है आज तक का। उनका लास्ट वर्ल्ड कप था ये। तो इतने सारे आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस थे। और बताता हूँ आपको, AB डिविलियर्स की बातें करते हैं। कुछ 60 समथिंग बॉल्स पे 160 कुछ मार दिए थे। वो इनिंग मुझे स्पेसिफिकली याद है जिस तरीके से एक्सेलरेट करा था। आई थिंक आज तक वो ODIs की हिस्ट्री की फास्टेस्ट 150 है वो। ओके। फास्टेस्ट 100 भी AB डिविलियर्स के नाम पर ही है, फास्टेस्ट 150 वो ये वाली थी। अच्छा, इट्स फास्टर देन मैक्सवेल वाली? मैक्सवेल वाली तो आई थिंक वो तो बाद में एक्सेलरेट करे बात, ये तो बहुत जल्दी मार दी थी यार इस बंदे ने। ओके। और उससे पहले एक इनिंग मारी थी 40 समथिंग बॉल से 140 कुछ, वो वर्ल्ड कप से जस्ट पहले मारी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो AB डिविलियर्स का भी मतलब वो जो सेमीफाइनल था, जब साउथ अफ्रीका लग रहा था कि जीतना ही जीतना है, एंड बारिश हो जाती है, एंड फिर डेल स्टीन के लास्ट ओवर में आई थिंक 12 कुछ रन रह गए थे, एंड आखिरी की 2 बॉलों में 5 रन शायद कुछ चाहिए थे, 3-5 रन कुछ ऐसे थे। वो लेंथ बॉल डाल देते हैं, ग्रांट एलियट अपना छक्का मार देते हैं, उसके बाद तुरंत पिच पे लेट गया वो बंदा। अब वो मुझे प्रॉब्लम 2015 वर्ल्ड कप मैंने तो अच्छे से फॉलो करा नहीं था उस टाइम पे, पर मुझे ये मैच स्पेसिफिकली याद है क्योंकि वो डेल स्टीन की रोने वाली शक्ल, AB डिविलियर्स की रोने वाली शक्ल, मॉर्ने मॉर्कल की भी रोने वाली शक्ल आई थी। वो पूरा डेल स्टीन लेटा हुआ था पूरा पिच पे। वो चीज़ तो मुझे एक्चुअली में याद है कि कितना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था वो पूरा। प्लस इवन काफ़ी इंडियंस ये कहते हैं इस टाइम पे, अभी जब मैं वीडियोज़ देख रहा था पुरानी न्यूज़ चैनल्स में भी, कि लोगों ने इंडिया का तो लोगों को पहले से ही पता था क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं कर पाएगी, बट लोगों को शायद ज़्यादा दुख साउथ अफ्रीका के लिए हुआ था कि वो इतना आगे नहीं है। भाई दुख तो अपनी कंट्री के लिए होता है। मेन बात ये थी कि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में से कोई एक जीत जाए अब, क्योंकि उसमें मैकलम के लिए सिंपैथी थी, यहाँ पर डिविलियर्स के लिए सिंपैथी थी। एंड एक वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है कि वो जो छक्का मारा था ग्रांट एलियट ने, अब वो जिस चेयर पर जाके लगी थी उस चेयर को उन लोगों ने ग्रीन पेंट कर दिया है और आज तक मार्क करके रखा हुआ है कि यहाँ पे वो छक्का पड़ा था। साउथ अफ्रीका अगेंस्ट मारा था, ग्रीन पेंट कर दिया उस चेयर। ओके। वो स्टेडियम में मार्क्ड है वो चेयर एग्जैक्टली। तो काफ़ी आइकॉनिक चीज़ है ये। एंड साउथ अफ्रीका वन ऑफ फेवरेट्स थी, उनका वो अकेला चांस था वर्ल्ड कप जीतने का इन माय ओपिनियन। एंड फिलैंडर को खिलाना पड़ गया था अपेरेंटली, अच्छा, वो कोटा सिस्टम के कुछ चक्कर में। पर वैसे भी साउथ अफ्रीका बहुत गंदा चोक करी थी उस मैच में। जैसे उनने कैचेस छोड़े थे, रनआउट छोड़े थे पूरे मैच के अंदर, लग रहा था इतनी ज़्यादा हबड़ तबड़ हो गई है टीम के अंदर कि उन्हें बस एंड वन पे समझ में नहीं आ रहा कि फाइनल डिसीजन कैसे लिया जाए। एग्जैक्टली, बहुत बुरा हाल था। हाँ। ऑस्ट्रेलिया जो कि इनविंसिबल लग रही होंगी अब आपको, क्वार्टर फाइनल पाकिस्तान के अगेंस्ट एक वो ब्रीफ पीरियड था जब वहाब रियाज ने शेन वॉटसन को बोल के रुला रखा था। इतना बुरा हाल था शेन वॉटसन का कि एंड में जाके वहाब रियाज ताली बजाने लग गया था उसके सामने कि किसी की घटिया बैटिंग को कैसे कर सकता। ऑल्दो वो टारगेट बहुत कम था पाकिस्तान का, तो ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत गई बाद में आकर। बट वो जो ब्रीफ पीरियड था ना, वो भी बहुत आइकॉनिक मोमेंट है पाकिस्तान के लिए तो स्पेसिफिकली। एक दो और चीज़ें बोलूँगा, मिचेल जॉनसन और मिचेल स्टार्क जो 2 लेफ्ट आर्म बैटरीज थी ऑस्ट्रेलिया की, जिस तरीके से डोमिनेट करा वर्ल्ड कप और जो डर फैलाया है, टू सम अप दिस सेगमेंट जो फाइनल था, नैरेटिव पूरा था मैकलम की जो ये न्यूजीलैंड है एक रेवोल्यूशनरी टीम है, जिस तरीके से उनको कप्तानी दी गई है, जिस तरीके से लीड कर रहे हैं साइड को, वर्सेस द फेवरेट्स ऑस्ट्रेलिया। उस टाइम पे निकला था कि न्यूजीलैंड के न्यूज़पेपर्स में पहली बार फ्रंट पेज पे क्रिकेट की बातें हो रही थी, वरना वहाँ पे रग्बी की बातें होती थी। एंड मैकलम का एक मैंने इंटरव्यू सुना था, आई बिलीव व्हाट ही सेड वाज कि ऑफ कोर्स पूरी लाइमलाइट थी कि मैकलम ही जिताएंगे टूर्नामेंट। मैकलम पूरे बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे पूरे वर्ल्ड कप में। कहते हैं कि मुझे एक बार थॉट आया था कि अगर मैं नहीं चला तो क्या होगा। एंड वो फाइनल शुरू होता है, पहले बैटिंग ऑस्ट्रेलिया कर रही थी और वो 0 पे बोल्ड हो जाते हैं, could not have done anything. मिचेल स्टार्क was just too good. एंड वो कहते हैं कि उसके बाद वो हंस रहे थे, सोचे कि जो एक चीज़ गलत हो सकती थी वही हुआ।
Yeah. And वही मतलब that shows the maturity of that guy also. प्लस आई थिंक वो पूरा फाइनल भी अल्टीमेटली आप देखोगे इन हाइंडसाइट तो इट वाज क्वाइट बोरिंग। वो भाई जैसे अभी 2024 का आईपीएल फाइनल हाँ, वही था exactly. 183 पे आपकी पूरी टीम उड़ वो भी गई स्टार्क नहीं खत्म कर रहा, ये भी स्टार्क नहीं खत्म कर और रहा। वहां पे भी ऑस्ट्रेलिया ने आके इतने मजे मजे में चेस कर दिया। स्मिथ और क्लार्क दोनों ने 50 मार दी, वार्नर ने 45 मार दिए। बहुत आराम से ऑस्ट्रेलिया पूरा वर्ल्ड कप जीत गई थी। ड्रीम रिटायरमेंट फॉर माइकल क्लार्क, हाँ, जो कि लास्ट अब नैरेटिव कह सकते हो। या तो बहुत सारी ऐसी, अफगानिस्तान का ही पहला वर्ल्ड कप था, उन्होंने भी आई थिंक स्कॉटलैंड को हरा दिया था इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो काफ़ी सारे ऐसे नैरेटिव्स थे जो कि इंडियन क्रिकेट से बहुत ही बढ़ के थे एंड वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। या विच इज़ आई वुड सम अप सेइंग कि हाँ इंडिया हारी है, बट इस बात का इतना दुख नहीं, क्योंकि हमें पता था कि हम शायद नहीं जीतेंगे कहीं ना कहीं। एंड इस क्रिकेटिंग क्यों कह रहा हूँ, क्रिकेट वर्ल्ड कप ने जितनी मेमोरीज हमें बाकी कंट्रीज से एसोसिएटेड दी हैं, शायद वो हम लोग को अब वो जॉय देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज अब इंडिया इतनी ज़्यादा फॉर्मिडेबल हो चुकी है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया डोमिनेट करेगी, कम से कम फाइनल तक तो पहुंचेगी। तो ध्यान हमेशा वहीं पर रहेगा। मतलब प्रॉब्ली अब आते जाते हमने जितने वर्ल्ड कप्स देखे हैं, प्रॉब्ली आगे भी जितने देखेंगे, हमेशा एक वो हार्ट ब्रेक एसोसिएट होगा हर वर्ल्ड कप से, क्योंकि इंडिया इतनी अच्छी है और उनसे एक्सपेक्ट करा जाएगा और फिर वो हार जाएगी अल्टीमेटली। मतलब इमेजिन कि लोग जितना इंडिया के लिए बुरा फील कर रहे हैं, उतना ही बुरा फील कर रहे हैं साउथ अफ्रीका का जो वो सेमीफाइनल हारे थे, या न्यूजीलैंड जो फाइनल में हारी थी। अब कहाँ होता है ये, बिकॉज अब इंडिया, क्योंकि अब इंडिया आती है वहां तक। तो इंडिया नॉट बीइंग द फेवरेट्स वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऑफ सॉर्ट्स फॉर वर्ल्ड क्रिकेट, आप कैसे कह सकते हो। एंड ये वर्ल्ड कप इसीलिए शायद स्पेशल भी रहेगा। बट आई थिंक आज के लिए इतना ही करते हैं बस। आप लोग जरूर कमेंट से बताइएगा आपको कौन सा सेगमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया और कौन सा वर्ल्ड कप हम कवर कर सकते हैं। हमने 11 वर्ल्ड कप कवर कर रखा है, 19 का कर रखा है, 23 का कर रखा है, हमने ऑफलेट वाले सारे कर लिए हैं। तो कोई पुराना वर्ल्ड कप अगर आप चाहते हो हम कवर करें तो आई थिंक 1996 वर्ल्ड कप एक बहुत ही पॉपुलर। हाँ, प्लस सीधे पे और भी कोई टॉपिक हो, कंट्रोवर्सी हो तो आप बताइएगा हमें, उसको भी कवर कर सकते हैं। बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग अभी जो बीजीटी का टेस्ट मैच चल रहा है, होपफुली अच्छा निकले गैप अप पे, उसकी बातें करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो इन द मीन टाइम को देखनी चाहिए हमारे चैनल से, वो मुझे दिखाएगा। आपको यहाँ पे दिख रही होगी तो इसको भी आप ज़रूर देखिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।